What about PCOS part? 10 साल पहले आप देखो तो there used to be one IVF center and now it is 20 plus. आपका जो डॉक्टर है ना वो बेसिक्स उसका हिला हुआ है। मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर बनना ही उनको चाहिए जिनके पास पेशेंस है, वरना आप बहुत और भी काम है आप वो काम कर सकते हैं। अब होल फूड तो लोग होल ग्रेन्स को भी बोलते हैं, Whole grains. लेकिन वो होल फूड नहीं है, वो फूड ही नहीं है। डॉक्टर किस लिए थोड़ी दिल की बात करते हैं, आई मीन कार्डियोवास्कुलर डिसीज पे थोड़ा बात करना चाहता हूँ। चेन स्मोकर है लेकिन हार्ट डिजीज नहीं है। डॉक्टर्स का ना कोई भी एडवाइस मुझे सेंसिबल लगता ही नहीं। देखिए कैसे दिखते हैं मैराथन रनर, देखिए आप कैसे दिखते हैं, ऐसा लगता है एड्स का कोई पेशेंट है। तो अभी एक सेलिब्रिटी है ना सर जो बड़े फेमस है, अच्छी खासी बॉडी है उनकी, तो उन्होंने बताया था किसी टीवी शो में कि अगर हम डायरेक्टली एनिमल को क्यों खा रहे हैं, एनिमल भी तो ग्रास खा रहे हैं, तो ग्रास खा के फिर वो एनिमल को हम खाए, इससे बेटर हम सीधा ग्रास खा ले। मैं रात में कई बार 1:30 बजे रात तक जागा रहता हूँ कि अगर डॉक्टर्स मैल प्रैक्टिस करके अपनी रोटी सेक सकती है तो मैं मैल प्रैक्टिस को एक्सपोज करके तो अपनी रोटी सेक ही सकता हूँ ना। एक्सपेंसिव मैरिज, सिंपल मैरिज और नो मैरिज। व्हाट अबाउट पीसीओएस पार्ट? हाँ, तो पीसीओएस को मैं बता दूं, यूजुअली देखिए पीसीओएस को ना बहुत डॉक्टर्स लोग समझ नहीं पाए एक्चुअली, और उसको मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इवन गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी आइडिया नहीं है एक्चुअली, क्लियर एक विजन नहीं है उनको कि कैसे हो रहा है ये पीसीओएस। तो पीसीओएस में आप बेसिकली जो अल्ट्रासाउंड में आप क्राइटेरिया अगर पढ़ेंगे पीसीओएस का, तो 3 क्राइटेरिया, एक रॉटरडैम क्राइटेरिया है हमारा पीसीओएस का। और रॉटरडैम क्राइटेरिया जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक क्राइटेरिया होता है हाइपर एंड्रोजेनिज्म, जहाँ पे मेल हार्मोन्स आपके पास ज्यादा होंगे। ब्लड का जब आप टेस्टिंग करते हैं, ब्लड लेवल देखते हैं टेस्टोस्टेरोन का और एंड्रोस्टेरोन, बहुत सारे जो भी मेल हार्मोन्स होते हैं, तो उसमें जब आप हार्मोन्स को देखेंगे तो बढ़े रहेंगे टेस्टोस्टेरोन का लेवल पीसीओएस के पेशेंट। और दूसरा जो क्राइटेरिया है हमारा, उसमें आप फीचर्स देखते हैं हाइपर एंड्रोजेनिज्म के, है ना। तो हाइपर एंड्रोजेनिज्म के फीचर्स क्या होंगे कि जब भी आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है तो आप देखिएगा कि मेल पैटर्न बाल्डनेस, बोलते हैं ना कि मेल पैटर्न बाल्डनेस का मतलब है कि डीएचटी आ गया और आपका हेयर लॉस कराता है। तो सेम हार्मोन्स अगर फीमेल्स में बढ़ जाए तो आपको वहां पे भी वो दिखता है, इसलिए आपको एक पैटर्न बाल्डनेस, एक बाल्डनेस पैटर्न आपको मिलता है फीमेल्स में, दिखता है फीमेल्स में, थिनिंग दिखता है। और हिरसुटिज्म आ जाता है। हिरसुटिज्म का मतलब होता है आपके फेशियल जो हेयर वो डेवलप करने लगते हैं, है ना। तो मुस्टैच हो जाएगा, बियर्ड हो जाएगा, और इवन वॉइस चेंज भी होता है। तो आपका जो फीमेल का जो जनरली हाई पिच्ड वॉइस होता है वो लो पिच्ड हो जाता है उनका वॉइस, है ना। तो ये सारे, तो एक तो आपका वो हो गया, तो वो हाइपर एंड्रोजेनिज्म का ही है बेसिकली कंट्रीब्यूशन। और एक आपका होता है एन ओव्यूलेशन, वहां पे मेंसेस नहीं आता, है ना, ओव्यूलेशन वो फेज नहीं आता, तो एन ओव्यूलेटरी साइकिल बोलते हैं, जहाँ पे बोलते हैं जनरली एक मिड फेज में होता है ना, जहाँ पे ओव्यूलेशन का एक फेज होता है। तो उसी के दौरान जब आप कॉप्युलेट करते हो तो कॉन्सेप्शन का चांसेस होता है, तब आप कंसीव करते हो, तब आप प्रेग्नेंट होते हो। तो अब आपका क्योंकि ओव्यूलेशन वाला पार्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है, एन ओव्यूलेटरी साइकिल बोलते हैं उसको, क्योंकि ओव्यूलेशन अब हो ही नहीं रहा है, एग रिलीज ही नहीं हो रहा आपका, है ना। तो जब एग रिलीज ही नहीं होगा तो फिर वो ओवरी से यूट्रस में आएगा ही नहीं, है ना। बिल्कुल। तो स्पर्म अगर गया भी तो क्योंकि उसके पास एग नहीं है कॉम्बाइन करने के लिए, तो वो जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा और हम प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे, है ना। और तो ये जो 2 क्राइटेरिया आपका ये तो हो गया। तीसरा क्राइटेरिया है कि आपका अल्ट्रासाउंड में आप देखते हैं सिस्ट होता है पेशेंट ओवरीज के अंदर, और ये जो सिस्ट होता है ये आपका क्राइटेरिया पता नहीं एग्जैक्टली मुझे कि मोर देन 6 या मोर देन 8 होना चाहिए, ऐसा कुछ है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है अभी। और उसका एक सर्टेन साइज होता है, ठीक है। और उस साइज का आप मल्टीपल सिस्ट को आप देखते हैं ओवरीज के अंदर, तो आप बोलते हैं कि भाई आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है। तो इन 3 क्राइटेरिया में आपके पास अगर 2 क्राइटेरिया है तो आपको पीसीओएस डायग्नोज किया जाता है। तो ये जो सिस्ट है, ये सिस्ट है क्या, क्या है ये बेसिकली वो फॉलिकल है, समझ रहे हैं ना। हर एक फॉलिकल एक मैच्योर करके एग के फॉर्म में रिलीज होता है, के बाद रिलीज होना था, वही राइट प्रीमैच्योर फेज में है। ओके, हाँ, वो प्री मैच्योर फेज में है। उसको एक्चुअली मैच्योर होकर के अल्टीमेटली एक ग्राफियन फॉलिकल होता है जिसे हम कहते हैं, जो डेवलप होता है आपका 14th डे के अराउंड, अच्छे से डेवलप होता है, मैच्योर होता है, जिस समय वो ओवम को रिलीज करता है उस फॉलिकल से। तो प्रिमोडियल स्टेज में जब रहेगा वो अल्टीमेटली आपका क्या होता है कि वो उस फेज तक पहुंच ही नहीं पाता 14th डे तक,
जहाँ पे ओव्यूलेशन होना है, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी बॉडी में, आप देखिएगा ना कि एक ओवेरियन साइकिल जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ब्रॉडली हम 2 फेज पढ़ते हैं, 3 फेज, एक फॉलिकुलर फेज होता है, एक ओव्यूलेशन फेज होता है, एक ल्यूटियल फेज होता है ना। ल्यूटियल फेज होता है। तो फर्स्ट अगर हम हाफ की बात करें, जहाँ पे फर्स्ट 1 to 10 डेज या 12 डेज की बात करें, वहां पे फॉलिकुलर फेज होता है जहाँ पे FSH डोमिनेंट होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है हार्मोन। ना। और वो FSH वहां पे ज्यादा होता है, LH, ईस्ट्रोजन, ये सब कम होता है, ठीक है, उस फेज में। और वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो आपके फॉलिकल्स को ग्रो कराता है, डेवलप कराता है ग्रेजुअली। और वो 10th डे के अराउंड आते आते आपका FSH को कम होना है, ईस्ट्रोजन को बढ़ना है, ताकि LH फिर ग्रेजुअली बढ़े 12th to 14th डे के अराउंड, है ना। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आपका कंटिन्यूअसली एक हाइपर इंसुलिनेमिक स्टेट की वजह से आपका एक हाइपर एंड्रोजेनिक स्टेट है बना हुआ, मेल हार्मोन्स कंटिन्यूअसली ज्यादा है, जो होना नहीं चाहिए आपका। थ्रू आउट द एंटायर मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका मेल हार्मोन्स इस तरह से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अब तो आपका पूरे फेज में ही ज्यादा है। अब इस फेज में ज्यादा रहने की वजह से क्या होता है कि आपका जो भी गोनाडोट्रोफिन्स है, जिसमें LH और FSH आता है हमारा, LH का यूजुअली इन्फ्लुएंस हमेशा 12 to 14 डेज के अराउंड आना चाहिए, जहाँ पे LH सर्ज बोलते हैं और LH पीक बोलते हैं, है ना। तो सर्ज आपका 12th डे के अराउंड आ जाता है, 14th डे पे, मिड डे ऑफ द साइकिल पे आपका आता है LH पीक, 14th डे एग्जैक्टली जो हम बोलते हैं। और वहीं पे ओव्यूलेशन उसी LH पीक की वजह से ओवम रिलीज होता है। अब आपका प्रॉब्लम क्या है कि हाई मेल एंड्रोजन हार्मोन्स की वजह से अब LH का जो इन्फ्लुएंस है वो इस फॉलिकल्स पे बढ़ जाता है, जो कि नॉर्मली इस फॉलिकल के लिए था नहीं, ठीक है। नॉर्मली LH उसी फॉलिकल के लिए रिस्पॉन्ड कर रहा था जो एनफली मैच्योर हो गए थे 12th डे के अराउंड। अब क्या हो रहा है कि इस मेल हार्मोन्स के प्रेजेंस में LH का जो सेंसिटिविटी है वो इम्प्रूव काफी इंक्रीज कर गई इस इमैच्योर फॉलिकल के लिए भी, प्रिमोर्डियल फॉलिकल के लिए, प्राइमरी फॉलिकल्स के लिए। तो जब LH का इन्फ्लुएंस यहीं पे आ जाएगा फर्स्ट 4 डेज 5 डेज के अराउंड, तो फर्दर जो आपका फॉलिकल्स का मैच्योरेशन है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, क्योंकि FSH जिस समय होना था उस समय LH नहीं रहना था आपको, उस फेज में LH का इफेक्ट नहीं दिखना था आपको फॉलिकल्स के लेवल पे। लेकिन जब LH अपना काम करने लगे तो वो इंटरफेरेंस होगा, है ना, तो FSH अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाता, तो वो एक जो एक ग्रोथ है, एक मैच्योरेशन का एक फेज होता है ना, वो अरेस्ट हो जाता है ना। और इसी को बोलते हैं प्री मैच्योर फॉलिकुलर अरेस्ट। और जब वो 8th डे आते आते अगर अरेस्ट हो जाएगा, फर्दर ग्रोथ नहीं होगा, तो वो सिस्ट जो है उसी फॉर्म में पड़ा रह जाता है, जो भी फॉलिकल है, और वो हमेशा उस फेज में आके रुक जाएगा, और वो आपको ओवरीज में आपको वो एक्यूमुलेट होने लगेगा विथ टाइम, और तब आप अल्ट्रासाउंड में आप देख पाते हो मल्टीपल उस फॉलिकल्स को, सिस्ट, जिसको आप सिस्ट का नाम दे रहे हो, है ना। तो बस यही है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो अल्टीमेटली आपको करना क्या है, ये मैंने एक्सप्लेनेशन इसलिए बताया क्योंकि अल्टीमेटली वो प्रॉब्लम आपका हाई इंसुलिन है ना। और हाई इंसुलिन की वजह से आपका एक जो फीमेल हार्मोन का एक मिलियू है जो वहां पे एक तैयार होना चाहिए, FSH का एक डोमिनेंस होना चाहिए फर्स्ट 10 डेज में, देन आपका ईस्ट्रोजन आएगा, देन आपका LH आएगा, तो इसमें डिस्टर्बेंस हो रहा है। और यहाँ पे ना कुछ भी आइसोलेशन में नहीं होता, हर एक चीज रेशियो होता है। तो अगर आपका FSH ज्यादा है तो LH का इन्फ्लुएंस नहीं होना है उस समय, LH रहेगा, एब्सेंट कभी भी नहीं होता है कुछ भी, सारे हार्मोन्स हमारे एक सर्टेन बेसलाइन को मेंटेन करते हैं। लेकिन जब FSH होगा तो उस समय LH का इफेक्ट नहीं आना चाहिए, ईस्ट्रोजन का इफेक्ट नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम बस उसका हो रहा है, FSH भी है, LH भी अपना काम दिखा रहा है, मेल हार्मोन्स है ही, जिसकी वजह से सब कुछ मेस्ड अप हो रखा है। सो डॉक्टर किशले, यूजुअली लोग जैसे आपने बताया LH FSH वगैरह टेस्ट कराते हैं, है ना, इवन दी एंड्रोजन हार्मोन टेस्टिंग होता है, पर क्या जैसे आपने बताया क्योंकि जो रूट कॉज है कहीं ना कहीं हाइपर इंसुलिनेमिया है, राइट, तो फास्टिंग इंसुलिन को चेक करना टू इन्वेस्टिगेट PCOS क्या सही रहेगा? देखिए मैं बता रहा हूँ, अभी फिर से आ गया वही बात, एक हार्मोनल ऐसे की बात आ गई, और यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ब्लड टेस्ट से भी बहुत ज्यादा डॉक्टर्स को ना क्लू नहीं मिल पाता PCOS के पेशेंट में। आप देखिएगा कि इन तीन में से 2 क्राइटेरिया को क्यों बोला गया है कि 2 क्राइटेरिया कम से कम होना चाहिए।
क्योंकि सारे पीसीओएस के पेशेंट्स में जरूरी नहीं है कि सारे सिम्टम्स हो क्राइटेरिया वाइज। हो सकता है उसमें सिस्ट हो लेकिन हार्मोन्स लेवल नॉर्मल दिखें आपको ब्लड टेस्ट में। तो हार्मोन्स का लेवल नॉर्मल होना बहुत हद तक कई बार ना ये नॉर्मल आ जाता है, मेल हार्मोन्स भी नॉर्मल होते हैं बहुत सारे पीसीओएस के पेशेंट्स में भी। और ये हार्मोन लेवल का अपना एक मेटाबॉलिज्म हो रहा है, क्लियरेंस भी हो रहा है। आपने किस समय लिया, किस समय वो बढ़ा हुआ था नहीं बढ़ा हुआ था, वो सब बहुत बड़ा फैक्टर बहुत होता सारे है। वेरिएबल्स है उसमें, राइट। बहुत वेरिएबल्स हैं, बहुत डायनामिक होता है इनका लेवल्स। आप उस तरह से आप टेस्ट नहीं कर सकते हो। आपको फिर 24 आवर्स आपको बार बार ब्लड टेस्ट सैंपल लेने पड़ेंगे, मल्टीपल सीरियल आपको टेस्ट सैम्पलिंग का करना पड़ेगा, सीरियल वाइज, है ना। तो वो सब होता नहीं है। अब जब नहीं आता एंड्रोजन का लेवल उस तरह से, तो डॉक्टर बोलते हैं आप पीसीओएस नहीं है तुम्हें, कुछ और कारण है। ठीक है, हो सकता है कुछ और कारण भी हो, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एंटायरली आप एक्सक्लूड भी नहीं कर सकते हो कि आपको पीसीओएस नहीं है ना, जस्ट बाय लुकिंग एट द क्राइटेरिया ऑफ पीसीओएस, है ना। तो क्राइटेरिया कुछ भी 100% डेफिनेटिव नहीं होता किसी भी चीज का। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जब आप फास्टिंग इंसुलिन करते हो, तो फास्टिंग अगर आप इंसुलिन की हाफ लाइफ को आप देखते हो तो वो 3 to 5 मिनट्स के अराउंड होता है ना। हर 5 मिनट्स पे वो अपने लेवल को बाई हाफ कर लेता है। अगर आप इंसुलिन को मेजर कर रहे हो अभी और आपका 8 नैनोग्राम जो भी है यूनिट 8 आता है और उसको आप 5 मिनट बाद करते हो तो वो 4 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ का मतलब होता है कि वो अपने अमाउंट को बाई 50% रिड्यूस कर लेगा उस टाइम में, उतने टाइम में। तो अगर किसी चीज का हाफ लाइफ 5 मिनट्स है तो उसका अगर x होगा अमाउंट एक टाइम पे, तो उसका 5 मिनट बाद x/2 हो जाएगा। ये होता है हाफ लाइफ। तो उसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स के भी हाफ लाइफ है, और वो अपने हाफ लाइफ के अकॉर्डिंग ब्लड में वेरी करता रहता है लेवल उसका। ओके। तो हम जो भी चेक करते हैं ना ब्लड में, वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं करते हैं। उस हार्मोन्स के इम्पैक्ट को हम नहीं समझ पाते हैं, उस हार्मोन्स को हम क्वांटिटेटिव वे में एस्टिमेट करते हैं कि ये हार्मोन का लेवल आपका इतना है। मैंने क्या बताया कि हो सकता है पीसीओएस के पेशेंट्स में आपका एलएच का लेवल नहीं बढ़ा हुआ हो, या एलएच एफएसएच का रेशियो आउट ऑफ वैक ना हो, है ना, नॉर्मल हो। लेकिन जो एलएच अपना जो इम्पैक्ट शो कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई इंसुलिन, वो इम्पैक्ट से हमें बचना है, ना कि उसके लेवल को चेक करना है। लेवल। समझ रहे हैं बात को। तो ये कह सकते हैं कि जो इंसुलिन को नेगेटिव रोल प्ले करना था वो कर लिया, और जिस मोमेंट आप सैंपल ले रहे हो तब वो नॉर्मल दिख रहा है, तो वो और उसके नॉर्मल जो दिख रहा है, एडवर्स इफेक्ट था वो ऑलरेडी हो चुका है। हो चुका है। और एग्जैक्टली ऐसा भी होता है कि आपका एलएच का हो सकता है लेवल अपना जो एक बेसलाइन पे है वही है, लेकिन एलएच के लिए वो फॉलिकल सेंसिटिव हो गया है। अब तो उसी लेवल पे एलएच जो है, उस एलएच की वजह से वो डिफरेंट तरीके से मैच्योर करेगा, उस तरह से ग्रो नहीं करेगा जिस तरह से उसे होना चाहिए। तो आपका एफएसएच भी है, एलएच भी उसी लेवल में है, लेकिन एलएच का इन्फ्लुएंस क्यों बढ़ा उस फॉलिकल्स के लिए? क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपका हाई इंसुलिन था, अदर मेल हार्मोन्स भी थे जो एंटायर एनवायरनमेंट को खराब किए बेसिकली। तो ये सब कुछ ना मिक्सचर होता है, ये कुछ भी आइसोलेशन में आप नहीं सोच सकते हो। और उसको जब भी आप मेजर करोगे, एलएच एफएसएच रेशियो लोगे, वो नॉर्मल आता है बहुत सारे पेशेंट्स का। इसलिए क्योंकि आप एलएच का जो इम्पैक्ट है उसको आप नहीं जज कर पा रहे हो उस ब्लड टेस्टिंग से, है ना। एलएच जिस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है उसके ग्रोथ को, उसको तो आप समझ नहीं पा रहे हो ब्लड टेस्टिंग से। तो इसलिए टेस्टिंग आप कर लो, मैं मना नहीं करता हूँ, कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मना नहीं करता हूँ, लेकिन आप उसको उस तरह से रिलाई नहीं कर सकते कि अगर हमारे इस टेस्ट में ये सारे रिजल्ट्स नेगेटिव आए हैं तो हम एंटायरली हम रूल आउट कर दें पीसीओएस। ये गलत है ना। आपको पीसीओएस मान के आपको डाइट को फिक्स करना ही पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है आपकी बीमारी कुछ भी हो, एंडोमेट्रियोसिस हो, पीसीओएस हो, डाइट तो आपको वही, हाँ, कोई भी कॉज हो, आपको फिक्स तो डाइट करना है ना। पहले आप इन्वेजिव प्रोसीजर में पहले क्यों जाओगे, है ना। पहले आप डाइट को फिक्स करो, और बीमारी कुछ इसी भी हो। का एक्सटेंशन में अगर पूछूं तो जो अगर पीसीओएस को हम बोले कि अगर एग्रीगेट कंडीशन होगा तो वहाँ इनफर्टिलिटी आएगा। इनफैक्ट डॉक्टर किसले मैं बताऊं, आई स्टे इन अहमदाबाद, गुजरात। यहाँ पे आज से अगर 10 साल पहले आप देखो तो देयर यूज्ड टू बी 1 आईवीएफ सेंटर, है ना। एंड नाउ इट इज 20+। आई थिंक मैं और मतलब बहुत कम ही बता रहा हूँ, उससे ज्यादा ही होगा। तो राइजिंग कंडीशन है, मेल इनफर्टिलिटी है, फीमेल में भी वही सिनारियो है, तो वो भी कहीं ना कहीं इससे लिंक्ड ही है। इफ यू वांट टू, देखिए मुझे ऐसा लगता है ना, ये सुपर स्पेशलिटी का ये जो ब्रांचिंग है ना, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच हम लोग जो ये कर दिए हैं अभी,
और इसका फैसिनेशन शायद इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि फंडामेंटल्स बेसिक्स पे ध्यान नहीं है किसी का, है ना। और इसका फैसिनेशन उन लोगों के लिए हमेशा होगा, इस चीज के लिए फैसिनेशन जो लोग बेसिक्स पे ध्यान नहीं देते हैं। एक्चुअली जो लोग बेसिक्स पढ़ने लगेंगे ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप इतने सुपर स्पेशलिटी को आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मोस्ट लाइकली, है ना। आपको सुपर स्पेशलिस्ट का इंटरवेंशन इसलिए चाहिए होता है क्योंकि आपका जो डॉक्टर है ना, वो बेसिक्स उसका हिला हुआ है पूरी तरह से, है ना। उसको कुछ नहीं समझ में आता है कि आपकी बॉडी एक्चुअली कैसे काम करती है। सही बता रहा हूँ, ये रियलिटी है। तो मैं अपने जितने भी सीनियर डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, एडवाइस तो मैं दे ही सकता हूँ, ओपिनियन अपने रख ही सकता हूँ, उनको अच्छा लगे ना लगे। तो मेरी एडवाइस यही है कि आप कितने भी बड़े डॉक्टर क्यों ना हो जाओ, आप कुछ भी सुपर स्पेशलिस्ट क्यों ना हो जाओ, आपको बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी ये सब पढ़ के समझना पड़ेगा। सिर्फ आप लोग सिर्फ पढ़ाई किए हैं, समझे कुछ भी नहीं, यही प्रॉब्लम है ना। तो अगर सो पढ़ने के आपको साथ साथ लगता है आप बायोलॉजी और जो बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी उसको 2-3 बार पढ़ा लेना चाहिए डॉक्टर को, उससे पहले कि वो फार्माकोलॉजी पढ़ के वहीं पे फोकस करे? देखिए, डू यू पढ़ा फील? तो रहे हैं। आज भी जो फिजियोलॉजी के जो प्रोफेसर हैं मेडिकल कॉलेज में, वो आज भी फिजियोलॉजी के प्रोफेसर हैं, वो फिजियोलॉजी ही पढ़ रहे हैं पूरी जिंदगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो समझ कुछ भी नहीं रहे हैं आज भी। दैट इज रियली सैड। तो अगर वो सब कुछ समझ गए होते तो हम भी समझ गए होते। आ, तो एक्चुअली वो पढ़ ही रहे हैं, बस अभी तक पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कुछ भी नहीं। मैंने भी सिर्फ पढ़ाई की थी एमबीबीएस में, और समझ रहा हूँ अब जाकर के, मैं अब जाकर के समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं इस पे टाइम दे रहा हूँ, काफी ज्यादा टाइम देता हूँ समझने पे। बहुत टाइम जाता है, आपका पूरे दिन निकल जाता है एक एक टॉपिक समझने में। तो आपको उस तरह से पेशेंट होना पड़ेगा चीजों को समझने के लिए, बहुत पेशेंस चाहिए होता है इस चीज के लिए, वो सभी के पास नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर बनना ही उनको चाहिए जिनके पास पेशेंस है, वरना आप बहुत और भी काम है, आप वो काम कर सकते हैं, है ना। तो ये वही है, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग की बात है। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर आपको सुपर स्पेशलिटी की जरूरत पड़ेगी। So basically, where I was asking about infertility, तो वहां पे भी what would you recommend? Carnivore diet would be the best solution? बिल्कुल, वो तो बेस्ट है, अल्टीमेट है। आपका आपकी जो डाइट है, अगर आपकी डाइट किसी एक डिजीज को इम्प्रूव करती है, और कोई भी डाइट डिजीज को आप छोड़ भी दें, तो अगर आपकी डाइट कोई भी एक डाइट है जो आपको हेल्दी रखती है, तो वही डाइट है जो आपको नॉर्मली भी करना होता है, आपको बीमारी हो या ना हो। यही तो सिंपल सा फैक्ट है। इसके पीछे इतना रीजनिंग क्यों लगाना कि कोई साइंस है या नहीं है जो कार्निवोर डाइट को एक्सप्लेन करती है, जो बताती है कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि नहीं, या सेफ है कि नहीं लॉन्ग टर्म में। आप किसी भी डाइट को 3 से 6 महीने करते हैं और आपको एक बेनिफिट मिलता है, आप समझ लीजिए वो डाइट सही है आपके लिए, बिल्कुल, बिल्कुल। और वही सेफ भी होगा। Without investigating much and spending more on हाँ, testing and everything. कोई मतलब नहीं है वो सब चीज का। बिल्कुल। So when you were talking about hypothyroidism, आपने बताया लीकी गट के बारे में, एंटी न्यूट्रिएंट्स के बारे में, लाइक लैक्टिन्स या ग्लूटेन है या फाइटेट्स है। बट जैसे बचपन से हम एक चीज सुनते आ रहे हैं ना, स्पेशली फ्रॉम मदर, कि बेटा हरी सब्जियां खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स, दे आर वेरी हेल्दी, है ना। आज भी इट्स लोडेड विद विटामिन्स एंड मिनरल्स। बट सामने जब आपने बताया एंटी न्यूट्रिएंट्स के बारे में, तो द क्वेश्चन इज इट रियली हेल्दी, या फिर इसको बहुत ओवर हाइप्ड है, या हमें बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट में लेना चाहिए, या लेना ही नहीं चाहिए? व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखिए, आइडियली तो यही होगा कि आप नहीं लें, आइडियल सिचुएशन। वो आइडियल सिचुएशन हमारी इंडियन पॉपुलेशन के लिए पॉसिबल नहीं है ना। हम उस तरह से आइडियलिस्टिक नहीं हो सकते हैं, है ना। मैं भी बस बोल सकता हूँ कि आपको नहीं लेना है या नहीं खाना है, कर तो मैं भी नहीं रहा हूँ उस तरह से, है ना। थोड़े बहुत वेजिटेबल्स तो मैं भी खा ही लेता हूँ, लेकिन मेरा कहना यह है कि वो आपके लिए हेल्थ फूड नहीं है। देखिए, आप किसी भी फूड को पॉजिटिव बेनिफिट के टर्म्स में आप तभी बताते हो जब आपका उस फूड पे कोई एग्जैक्टली वो एक्सपेरिमेंट आप किए हुए हो, कंट्रोल्ड मैनर में, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल के फॉर्म में, जहां पे आप बेसिकली एक ग्रुप को सिर्फ वेजिटेबल्स दोगे, है ना, और एक ग्रुप को, और किसी भी एक वेजिटेबल्स को आप अगर बताते हो कि ये वेजिटेबल बहुत हेल्दी है, तो आपको दोनों ग्रुप में सब कुछ सेम रखना पड़ेगा। स्लीप से लेकर के हैबिट से लेकर के सब कुछ एक रखना है,
एक को वो वेजिटेबल देना है, एक को वो वेजिटेबल नहीं देना है, और तब जाकर के आपको लॉन्ग टर्म में रिजल्ट निकालना है कि वो एग्जैक्टली वो बेनिफिट, क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला। और जब आपको अल्टीमेटली कोई सिग्निफिकेंट, हाँ, वो कभी हो नहीं सकता, और वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस हमें दिखना भी चाहिए उस पॉपुलेशन स्टडी में कि हाँ भाई इस ग्रुप ने जिसने उस वेजिटेबल को खाया उसके पास ये एक आउटकम, पॉजिटिव आउटकम आया है। और जब तक वो एक्सपेरिमेंट हमारे पास नहीं है तब तक हम पॉजिटिव क्लेम नहीं दे सकते हैं किसी भी फूड आइटम को लेकर के। और पॉजिटिव क्लेम अब बोलोगे भाई तुम मीट के लिए तुम क्यों बोलते हो, वैसा एक्सपेरिमेंट तो मीट के लिए भी नहीं है, एग्स के लिए भी नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक्सपेरिमेंट तो हो नहीं सकता, लेकिन जो लोग कार्निवोर डाइट करते हैं वो वेजिटेबल्स तो नहीं खाते हैं ना, वो तो एग्स मीट खाते हैं। और उस पे जब मिलियंस में अपने सारे लोग जब रिवर्स कर रहे हैं मेडिकल कंडीशन को, तो अब तुम्हें एक्सपेरिमेंट की जरूरत रियली है क्या? मुझे नहीं लगता। डू यू नीड एनी एक्सपेरिमेंट टू एस्टैब्लिश दैट मीट हैज सम पॉजिटिव बेनिफिट और नॉट? है ना, नहीं है जरूरत, क्योंकि हाँ वो उसकी जरूरत नहीं है। आपको जरूरत उस चीज के लिए है जिस चीज का एविडेंस हमें एनफ एनेक्डोटल लेवल पे नहीं मिल पा रहा है। वेजिटेबल्स का जैसे एनेक्डोटल लेवल पे हमें एक्सपीरियंस नहीं है कि हम इस वेजिटेबल्स को खा के अपने डिजीज को बेटर कर लिए, नहीं है। तो आपको उसको पॉजिटिव बेनिफिट क्लेम करने के लिए उस चीज के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए वेजिटेबल्स को हेल्थ फूड बोलना गलत है मेरे नजर में। आपको बिना बीमारी के आप बहुत सारे वेजिटेबल्स को खाते हुए आप हेल्दी रह सकते हैं लंबे समय तक, है ना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है वो हेल्थ फूड हो गया, हेल्थ प्रोमोटिंग हो गया, क्योंकि आप उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें खा रहे थे जो आपको इस हेल्थ को सपोर्ट कर रहा था। तो एग्जैक्टली आप नहीं बता सकते कि ये वेजिटेबल हमारे लिए बहुत हेल्दी था, है ना। तो आप अगर सिर्फ वेजिटेबल्स पे आ जाओ और कुछ मत खाओ, सिर्फ वेजिटेबल्स खाओ, आप जी लोगे? नहीं जी पाओगे, क्योंकि आप प्रोटीन के लिए और भी चीजें आप ले रहे थे, तभी आप सरवाइव कर रहे थे। लेकिन आप कुछ मत खाओ, सिर्फ मीट खाओ, जी लोगे? जी लोगे। मसल मास मेंटेन कर लोगे? कर लोगे। बीमारी नहीं होगी? नहीं होगी। तो आप मीट के लिए तो डेफिनेटली बोल सकते हो कि पॉजिटिव बेनिफिट है इसका, हेल्थ बेनिफिट है, हेल्थ फूड है। वेजिटेबल्स के लिए आप नहीं बोल सकते। वेजिटेबल्स के लिए बोलने के लिए आपको सिर्फ वेजिटेबल्स खाना होगा और सब कुछ हटा देना होगा डाइट से। और आप अगर अंडा भी खाते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ अंडा खाते हो और कुछ नहीं खाते हो, सिर्फ अंडा, सिर्फ एग्स, तो वो भी टू सम एक्सटेंट आप उस पर मेंटेन कर लोगे अपने हेल्थ को बहुत लंबे समय। कुछ मत खाओ, आप सिर्फ एग्स खाओ, मीट भी मत खाओ, वो भी एनफ होगा आपके लिए। तो इसलिए मैं एग्स को, मीट को एक्चुअली हेल्थ फूड बोलता हूँ, बाकी किसी चीज को नहीं बोलता हूँ, क्योंकि बाकी किसी भी चीज को एक्सक्लूसिवली आप खाते हुए हेल्थ को आप मेंटेन नहीं कर सकते हो। And that is why you call this as a whole food, right? Because it has all that nutrients. हाँ, अब होल फूड तो लोग होल ग्रेन्स को भी बोलते हैं, Whole grains. लेकिन वो होल फूड नहीं है, वो फूड ही नहीं है, होल तो बाद की बात है। देन डॉक्टर किशले, अगर मान लो कोई बहुत डिसिप्लिन वे में कार्निवोर डाइट कर रहा है और इन कंपेयर टू कोई स्टैंडर्ड इंडियन डाइट ले रहा है विद दिस ग्रीन वेजिटेबल्स एंड ऑल दैट स्टफ, आपको लग रहा है जो सीआरपी लेवल है उसमें कहीं ड्रास्टिक डिफरेंस दिखेगा क्या? अगर जैसे आपने बताया ना कि अगर एक एविडेंस देना है और कोई बोल रहा है कि मुझे किसी को कन्विंस करना है बाय गिविंग ऑन पेपर एविडेंस, तो सीआरपी वुड इट बी अ राइट मार्कर? देखिए मुझे ऐसा लगता है ना कि आप इन्फ्लेमेशन को जो हम जिस तरह से ट्रेस करते हैं ना बॉडी में, वो बहुत इनएडिक्वेट वे में हम ट्रेस करते हैं, क्योंकि सीआरपी एकमात्र एक ऐसा मार्कर है जो आपकी बॉडी के सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन को बताता है, लेकिन वो एकमात्र मार्कर नहीं है, ओनली मार्कर नहीं है, वन ऑफ द मार्कर्स है ना। तो डिफरेंट मार्कर्स हैं। आपका जब भी इन्फ्लेमेशन बॉडी में हो रहा होता है तो जरूरी नहीं है कि वो सीआरपी को ट्रिगर करे और सीआरपी आपका बढ़ ही जाए हमेशा, है ना। तो कोई भी क्रॉनिकली इन्फ्लेम्ड पेशेंट है उसके अंदर सीआरपी जरूरी नहीं है कि हमेशा हाई ही आएगा, हो सकता है कोई और इन्फ्लेमेटरी मार्कर हाई हो जिसको आप मेजर नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये जो इन्फ्लेमेशन का जो पाथवे है ना, ये बहुत डिफरेंट लेवल पे हो रहा होता है और आप उसको सिर्फ एक मार्कर से असेस नहीं कर सकते। वो राइट नहीं है, राइट अप्रोच नहीं है। आप किसी एक रिजल्ट पे इन्फ्रेंस पे नहीं आ सकते। मेरा कहने का ये मतलब है कि आपका सीआरपी अगर नॉर्मल है तो आपकी बॉडी इन्फ्लेम्ड नहीं है, ये जरूरी नहीं है ना। क्योंकि जो भी क्रॉनिकली इन्फ्लेम्ड है, आप देखिएगा डायबिटिक पेशेंट है वो मोस्टली क्रॉनिकली इन्फ्लेम्ड है ना।
लेकिन आप देखेंगे बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट का भी सीआरपी नॉर्मल रेंज में रहता है, 1 के अंदर भी मैं देखा हूँ, है ना। तो इसलिए सीआरपी जो है ना, बड़ा ये सब ना, अगर आ गया तो आ गया, नहीं भी आया तो आप कुछ आप बोल नहीं सकते कहने का। वही मैं, ये सारे ब्लड मार्कर्स का ये इशू है, ये प्रॉब्लम हमेशा ही रहेगा, है ना। इसलिए इन्वेस्टिगेशन आपका कराना आपका एक जॉब है, टू हैव अ रफ आइडिया, लेकिन आप उसको एज एन इन्फरेंस, आप उसको कॉज एंड इफेक्ट इंटायरली एस्टेब्लिश करके आप कुछ मान लेते हो 100%, ये गलत है। कंफर्मेटरी कुछ भी नहीं होता है ना, मेडिकल साइंस में 100%, तो वो मानना गलत है। इन्वेस्टिगेशन को कहीं ना कहीं आप सेकेंडरी मानते हो, कहीं ना कहीं आपके अपना बॉडी क्या फील कर रहा है उसको ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए। बट स्टिल अगर एक जनरल पॉपुलेशन जो इतना डेप्थ में हेल्थ को या नहीं समझता है, कौन से ऐसे टॉप 3 टेस्ट होंगे जिसको आप, आई स्टिल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई नो आप उसको इतना प्रमोट नहीं करते हो, बट स्टिल लोगों को जानना होता है, दे आर ऑलवेज क्यूरियस टू नो कि अंदर हो क्या रहा है। तो ऐसे कौन से 3 मार्कर हो गए यू फील कि हाँ यहाँ से कुछ इन्फ्लुएंस, कुछ आइडिया हम ले सकते हैं? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप, पहली बात तो अगर आप गलत डाइट पे हो, जो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है उस डाइट पे हो, तो डेफिनेटली आप ट्रैक तो करोगे, क्योंकि चांसेस है कि आपको टाइप 2 डायबिटीज होगी, है ना, आने वाले समय में, ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो भी है, हाइपरटेंशन। तो मेरे नज़र में एक HbA1c है जो आप करा के देख सकते हो, ट्रैक करते रहो, वो बढ़ तो नहीं रहा, क्रीप अप तो नहीं कर रहा है। और मैं कहीं ज़्यादा इंटरेस्टेड फास्टिंग इंसुलिन और ये सब टेस्ट से कहीं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ विटामिन B12, आयरन का लेवल चेक करने में, है ना। मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है ये सब इंसुलिन देखना और ये सब, क्योंकि मुझे पता है अगर कोई हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट पे है तो इंसुलिन उसका हाई आ सकता है, लो भी आ सकता है, नॉर्मल रेंज में भी आ सकता है ना। तो अगर कोई पेशेंट का इंसुलिन लो आ गया और वो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट पे है, तो मैं उसके नॉर्मल इंसुलिन को देखते हुए ये तो नहीं बोलूंगा ना कि आप कार्बोहाइड्रेट खाते रहो। बिल्कुल। अल्टीमेटली करना तो आपको कार्बोहाइड्रेट को हटाना ही है। आप उसके ब्लड से आपका क्या एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन बदलेगा? नहीं बदलेगा, वही रहेगा आपका लाइन ऑफ एक्शन, ट्रीटमेंट का अप्रोच, डाइटरी प्रोटोकॉल काइंड ऑफ वही रह जाएगा आपका। तो इसलिए उस पर क्यों रिलाई करना है इतना ज्यादा। हाँ, एक बेसलाइन आपको एक पिक्चर प्रोवाइड करना है पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक आपको इम्प्रूवमेंट दिखाना है कि भाई मेरा ये मार्कर था, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। ट्रीटमेंट के मैनर में मैं इसको इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ। पेशेंट का जो ट्रीटमेंट होगा वो सिम्टम के को सुनते हुए ही होगा, फिजिकल जो अपीयरेंस उसको ध्यान में रखते हुए ही हम करेंगे। अगर कोई पेशेंट मोटा है तो उससे कार्बोहाइड्रेट को हम बंद करेंगे ही करेंगे एज अ डॉक्टर। हम ये नहीं बोल सकते कि भाई आप कार्बोहाइड्रेट आप खाओ, आपका इंसुलिन नॉर्मल है, आप इंसुलिन सेंसिटिव हो, है ना। ये सब गलत अप्रोच है। आई थिंक आप HbA1c बताए, लेकिन आपका एक पूरा सेपरेट सेशन है इस पे कि उसके भी जो एक्चुअली राइट जो नंबर्स है वो भी बहुत वेरी करते हैं, मतलब वहां पे बहुत सारे फैक्टर्स है, राइट। तो वो भी एक फाइनल आउटकम मान के नहीं चलना चाहिए, राइट, नहीं चलना चाहिए। इसलिए मैं उसके साथ आयरन के और विटामिन B12 की टेस्टिंग करा रहा हूँ, क्योंकि इस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के बैकग्राउंड में ही आपका HbA1c का लेवल फ्लक्चुएट करता है मोस्ट कॉमनली, राइट। सो डॉक्टर किसले, मेरा अगला सवाल है कि ये जो सीड ऑयल है, एग्जैक्टली व्हाट्स रॉन्ग विद इट। और बिफोर यू आंसर इट, मैं सबको बता दूं कि डॉक्टर किसले का मैंने एक रिसेंटली सेशन देखा है जो लिपिड के ऊपर है, डिटेल में वहां पे उन्होंने बताया है अबाउट फैट्स का बॉडी में क्या डाइजेशन होता है, एंटायर मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होती है, कैसे। एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आई थिंक मैंने सर को कमेंट भी किया था कि मैं इस स्पेस में काफी सालों से हूँ, तो इतना डेप्थ में और इतना साइंटिफिक वे में हार्डली मैंने कहीं सुना या पढ़ा है। जैसे आपने वो जो डिफरेंस बताया वर्सेस VLDL वर्सेस द काइलोमाइक्रोन, राइट, बहुत इंटरेस्टिंग है। और जो भी स्पेस में काम करे उनको तो डेफिनेटली ये देखना चाहिए। और इवन फॉर द जनरल पॉपुलेशन अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डॉक्टर किसले का जो प्रीमियम मेंबरशिप है यूट्यूब पे, जरूर उसको लीजिए, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन एट सच कॉस्ट कहीं अवेलेबल नहीं है। आप जो ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हो मेरा A1C कितना है या ग्लूकोज कितना, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उतना ही स्पेंडिंग ऐसे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के लिए करिए। और बहुत ही डॉक्टर किसले, दिस इज रियली हैट्स ऑफ टू यू। जो वीडियो है डेप्थ एनालिसिस में, इट्स रियली रियली फैंटास्टिक। सो उसी के ऊपर थोड़ा आप अगर ओवरव्यू दे सके तो, आपने बताया था वहां प्यूफा के बारे में एंड ऑल दैट स्टफ, क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है
सीड ऑयल का, और क्यों हमें इसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए, और उसी के साथ जो म्यूफा है लाइक स्पेशली एवोकाडो ऑयल या ऑलिव ऑयल हम कहते हैं, क्या वो हेल्दी ऑप्शन हो सकता है along with the saturated fats? देखिए ऑयल जब भी हम बोलते हैं ना, तो ऑयल तब बोलते हैं जब हम एक्चुअली एक्सट्रैक्ट कर लिए होते हैं, है ना, वो फ्रूट से कर रहे हो या सीड से कर रहे हो, है ना। अगर सीड से कर रहे हो तो सीड ऑयल बोलते हैं, अगर फ्रूट से कर रहे हो तो उसको बोलते हैं सिंपली ऑयल बोलते हैं, जैसे कोकोनट के फ्रूट से हम कर रहे होते हैं, या ऑलिव से कर रहे होते हैं, या फिर एवोकाडो से कर रहे होते हैं। तो जब हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो उस दौरान ही एक्चुअली ऑक्सीडाइज हो जाता है वो ऑयल, क्योंकि एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ जाता है वो, एटमॉस्फेयर के, और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब भी आएगा, तो क्योंकि ये सारे फैट बेसिकली मोनो अनसैचुरेटेड है या पॉली अनसैचुरेटेड है, तो अगर मोनो अनसैचुरेटेड भी है तो सिंगल डबल बॉन्ड तो है ही उसके पास, जो इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते ही, और अगर वो पॉली अनसैचुरेटेड है तब तो और भी ज्यादा वो ऑक्सीडाइज होगा। तो जिस समय आपने एक्सट्रैक्ट किया सीड से या फ्रूट से, उसी समय वो ऑक्सीडाइज हो गया। अब आप उसको बॉटल में बंद करके आप उसको बेचते हो, ठीक है, और आप उसी बॉटल को बार बार, राइट, अब आप उसी बॉटल को बार बार ओपन करते हो, बार बार क्लोज करते हो, क्योंकि एक बार में तो ऑयल को कंज्यूम कर नहीं सकते हो, है ना, वो ऑयल आपका रहता है, महीनों तक रहता है। तो जब भी आप ओपन कर रहे हो, बार बार ओपन कर रहे हो, तो उस दौरान भी वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ रहा है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है, और वो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है बार बार, और वही प्रॉब्लम है। और जब वो केमिकल प्रोसेसिंग के तहत जाता है इंडस्ट्रीज में, तो वो और भी डिफरेंट लेवल पे उसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। तो वहां पे उसके साथ क्या होता है कि एडिशनल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स वगैरह भी उसके साथ होते हैं, उस ऑयल्स के साथ, क्योंकि जितना ऑक्सीडेशन होगा, जितने लेवल पे प्रोसेसिंग होगा उसका, उतना ज्यादा वो ऑक्सीडाइज होगा, और प्राइमरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, सेकेंडरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, टर्शियरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, ये सारे लेवल के ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट उस ऑयल में होता है ना। और ये सारा जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है, ये आपकी बॉडी के टिश्यू को डायरेक्टली डैमेज करता है, फ्री रेडिकल्स की तरह काम करता है ये बेसिकली, है ना। और फ्री रेडिकल जब भी होगा तो क्या करेगा, आपके टिश्यू से इलेक्ट्रॉन्स को ये स्ट्रिप करेगा, क्योंकि ये तो नेगेटिवली चार्ज है, अनस्टेबल है कंपाउंड, तो स्टेबल होने के लिए ये टिश्यू से, बॉडी के टिश्यू से इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करेगा, और आपका टिश्यू जो है डैमेज होगा। और देन आपको फिर ये सोचना होगा कि आपको कोई इलेक्ट्रॉन डोनर मिले, जिसके लिए आप एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं, विटामिन सी, क्योंकि जिस टिश्यू ने उस इलेक्ट्रॉन को लूज किया उस ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट को स्टेबलाइज करने के लिए, अब वो टिश्यू क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ है, तो अब आपको इलेक्ट्रॉन डोनर भी चाहिए, तो आपका एंटीऑक्सीडेंट का कंजम्पशन आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो आप ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट को खा रहे हो, और देन आप बोलते हो कि हमें विटामिन सी चाहिए, लिम्सी लेते हो, सेलिन लेते हो, 500 मिलीग्राम 1 ग्राम में खा रहे हो, जिसका बेनिफिट एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि एक्चुअली कितना दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है ना। क्योंकि एक्सोजिनस मैनर में जो एंटीऑक्सीडेंट होता है ना, वो हमारी बॉडी में काम नहीं करता बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि देखिए एंटीऑक्सीडेंट का भी ना एक सिस्टम है, जिसपे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अपने चैनल पे है भी। और एंटीऑक्सीडेंट का जो नेटवर्किंग सिस्टम है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। आपकी बॉडी जब भी एंटीऑक्सीडेंट खुद बनाती है, तो उसका जो चैनल होता है काम करने का ना, वो बड़ा इंटैक्ट होता है। वो जब भी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा आपका एंडोजिनस एंटीऑक्सीडेंट, तो वो खुद भी एक्चुअली ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि वो उसने दिया, और जब वो देगा तो वो खुद भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा थोड़े समय के लिए, और फिर पीछे से बैकअप आता है, उसको फिर से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। तो ये एक चेन के तहत काम हो रहा होता है। तो जब आप बाहर से लेते हो ना किसी एंटीऑक्सीडेंट को, तो ये चेन जो है बेसिकली सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है आपके पास, है ना, एक पूरा मैट्रिक्स तैयार नहीं हो रहा है आपके पास। तो विटामिन सी आपको इलेक्ट्रॉन देगा, और विटामिन सी ऑक्सीडाइज हो जाएगा फिर, और उस विटामिन सी जब ऑक्सीडाइज होगा तो उसको रिड्यूस करने वाला कोई नहीं है, उसको इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब आपकी बॉडी जिस एंटीऑक्सीडेंट को बनाती है, इसकी नेटवर्किंग सिस्टम कुछ ऐसी होती है कि ये खुद ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन इसको पीछे से कोई फिर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देता है। समझ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट होता है एक्चुअली एंटीऑक्सीडेंट का। और इसी वजह से एक्सोजिनस एंटीऑक्सीडेंट को आप कभी भी देखिएगा कि कभी भी किसी भी क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीज में आप इसको यूज करके आप डिजीज को बेटर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का स्टेट है ना, ऑक्सीडेटिव हाई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का स्टेट है। आप कभी भी देखते हैं कोई भी डायबिटिक पेशेंट को, हाइपरटेंसिव पेशेंट को आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिकेशन है विटामिन सी, विटामिन सी आप खाते रहो, नहीं कह सकते हो आप,
काम नहीं करता है वो उस तरह से, इसलिए इसलिए आप नहीं बोलते हो खाने के लिए उस तरह से। आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हो कि हाँ ये फर्स्ट लाइन इन तुम्हारा ट्रीटमेंट होगा विटामिन सी 500 मिलीग्राम बीडी, है ना। तो क्योंकि उस तरह से एक्सोजिनस एंटीऑक्सीडेंट काम ही नहीं करता हमारी बॉडी में, हम जिस तरह से सोच रहे हैं। आप अगर हाई डोज में एंटीऑक्सीडेंट ले रहे हो बाहर से, तो ये भी चांस है कि वो एंटीऑक्सीडेंट जब ऑक्सीडाइज होगा तो वो खुद का ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बन के रह जाएगा बॉडी में, क्योंकि उसको पीछे से कोई रिड्यूस करने वाला नहीं है ना। तो आपकी बॉडी एंटीऑक्सीडेंट के साथ काम अच्छे से तभी करेगी जब आपकी बॉडी बना रही होगी मोस्टली। बाहर वाले पे रिलाई मत करिए आप, वो काम का नहीं है हमारे। वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा भी सकता है लॉन्ग रन में। आप देखिएगा कि बहुत सारे एवियन के सप्लीमेंट्स बहुत लोग खाते हैं, विटामिन ई, फैटी लिवर में, यस, है ना। और उस पे कुछ ट्रायल्स भी है जो बताता है कि लॉन्ग टर्म विटामिन ई खाना अच्छा नहीं है, हेमोरेज कराता है, ब्रेन ब्लीड कराता है ना। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म विटामिन ई खाने से ऑक्सीडेशन बढ़ेगा आपकी बॉडी में, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा, क्योंकि वो विटामिन ई आप आइसोलेटेड मैनर में खा रहे हो एंटीऑक्सीडेंट। वो एंटीऑक्सीडेंट आपको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिया, लेकिन उसको फिर से रिड्यूस करने वाला कोई है ही नहीं पीछे से, क्योंकि ये चैनल के तहत काम नहीं हो रहा ना आपकी बॉडी में, आपने बाहर से लिया है ना। तो वो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और वो जब रिड्यूस हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, सॉरी, तो वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म बन के रह जाता है बॉडी के अंदर, और उसका क्यूमुलेटिव जो एक्यूमुलेशन होता है, क्यूमुलेटिव मैनर में जो वो एक्यूमुलेट हो रहा है, वो एक्चुअली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का एक कारण बनता है, और वो फिर से इन्फ्लेमेशन कराएगा, है ना। तो इसलिए ये सब सॉल्यूशन नहीं है किसी भी बीमारी में। एंटीऑक्सीडेंट कोई लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में नहीं आ सकता कभी भी। बिल्कुल डॉक्टर किशले, जैसे हमने सप्लीमेंट की बात की और आपने बता दिया कि इट्स ऑल मोस्टली प्रोपेगेंडा, या जरूरी नहीं हमारी बॉडी के लिए, बट फिर भी विटामिन डी डेफिशिएंसी तो हम सब जानते हैं इट्स, और विटामिन डी को लेके बहुत हाइप भी है। पीपल कंसिडर इट नॉट ओनली अ विटामिन बट आल्सो एन हार्मोन, राइट। और साथ ही साथ में मैग्नीशियम भी, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि हम जिस लैंड फील्ड में है वहां पे ऑलरेडी डिप्लीट हो चुका है, तो इवन वेदर यू ईट एनिमल फूड और अ प्लांट, मैग्नीशियम की कहीं ना कहीं कमी है। तो ये दोनों को सप्लीमेंट करने के ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे भी, मैं बहुत ज्यादा रिलाई नहीं करता हूँ इसमें भी, मैग्नीशियम में या विटामिन डी सप्लीमेंटेशन में, क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको ट्रीट पेशेंट को करना है या लेबोरेटरी नंबर को करना है ना। यस। और इंटरेस्टिंगली क्या होता है कि आप मैग्नीशियम का जो टेस्टिंग करते हैं ब्लड में, वो भी ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं देता है आपको मैग्नीशियम डेफिशिएंसी का, है ना। क्योंकि मैग्नीशियम आपका इंट्रासेल्युलर कैटायन है, आयन है, सेल के अंदर रहता है वो मोस्टली। तो अगर वो ब्लड में नॉर्मल है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सेल में भी नॉर्मल होगा, ठीक है। अगर वो ब्लड में नॉर्मल है तो शायद इसलिए नॉर्मल है क्योंकि बॉडी कभी चाहती नहीं कि ब्लड में आप डेफिशिएंट हो जाएं, क्योंकि वो ब्लड में रहेगा तभी वो हर जगह ब्लड के थ्रू ही पहुंचेगा। तो अगर सेलुलर लेवल पे डेफिशिएंसी है तो वो ब्लड में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो आप उसको नॉर्मल देखते हैं, फिर भी आप लेते रहते हैं, क्योंकि नॉर्मल है तो मान लेते हैं कि भाई इसकी कमी तो होगी, क्योंकि आपको दिमाग में बैठा हुआ है कि भाई मैग्नीशियम डेफिशिएंट हम हैं, हमारा सॉइल मैग्नीशियम डेफिशिएंट है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप इससे पहले कि सप्लीमेंट लें, अपने लैब मार्कर को देखते हुए आप सबसे पहले अपनी डाइट को फिक्स कीजिए, है ना। और डाइट को फिक्स करने का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट को बंद करना, है ना। कार्बोहाइड्रेट को आपको डाइट में बंद करना है, और मोस्टली एनिमल बेस्ड फूड लेना है जिसमें मीट होगा एंड एग्स होगा। अब देखिए, लोग डिफरेंट आरडीए को बताते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मैग्नीशियम आपको 400 मिलीग्राम चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं 600 चाहिए। पोटेशियम के लिए कुछ लोग बोलते हैं 4200 4800 मिलीग्राम डेली चाहिए आपको पोटेशियम। लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि आपका आरडीए एक्चुअली आपकी डाइट डिसाइड करता है, आपका आरडीए कितना होना चाहिए। हमारे पास जो आरडीए का वैल्यू है हर एक न्यूट्रिएंट का, हर एक विटामिन्स का, वो एक स्टैंडर्ड हाई कार्बोहाइड्रेट बैलेंस डाइट के रिगार्डिंग है ना, उसके अगेंस्ट है। तो आप अगर उस डाइट को नहीं लेंगे तो आपका आरडीए हर एक न्यूट्रिएंट के लिए अलग हो जाएगा, चाहे वो मैग्नीशियम हो, वो पोटेशियम हो, या कोई भी विटामिन बी हो। तो जब आप डाइटरी कार्बोहाइड्रेट को हटाते हैं तो हर एक का जो रिक्वायरमेंट है ना, पोटेशियम का, मैग्नीशियम का, इस विटामिन बी का, विटामिन B1 स्पेशली, B2 B6, ये सब, इसका रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाता है। और उसके बाद कितना रिक्वायरमेंट होता है हमें पता ही नहीं है ना। इस पे कोई साइंस ही नहीं है, इसका कोई साइंस नहीं है।
राइट। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट को नहीं खा रहे हैं और मीट बेस्ड डाइट पे आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको, मुझे नहीं लगता आपको कोई सप्लीमेंटेशन की जरूरत है, मैग्नीशियम हो या पोटेशियम हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पोटेशियम का रिक्वायरमेंट हार्डली आपको 1200 के अराउंड एनफ होता है। 1200 मिलीग्राम मैं बोल रहा हूँ, जिसको आप 4800 खिला रहे हो, वो क्यों खिला रहे हो? क्योंकि डाइट में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है और अच्छा भी नहीं है। हाई पोटेशियम लेना अच्छा भी नहीं है, हो सकता है आपको कार्डियक अरेस्ट भी हो जाए, है ना, पोटेशियम उस तरह से आप हाई डोज में आप लेंगे तो। मैग्नीशियम रिलेटिवली सेफर है, अगर आप हाई डोज में मैग्नीशियम लेंगे तो आपको कार्डियक अरेस्ट का रिस्क नहीं है, लेकिन पोटेशियम रिस्की है थोड़ा बहुत। तो उस तरह से पोटेशियम को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पोटेशियम को बॉडी उस तरह से एक्सक्रीट नहीं कर पाती, किडनी हमारा इफेक्टिव वे में, तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है आप अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट उस चीज को हटाएं जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, और उसको हटाने के बाद जो भी आपकी डाइट में पोटेशियम मैग्नीशियम जाएगा मीट एंड एग्स के थ्रू, मुझे ऐसा लगता है वो अभी भी स्टिल एनफ जा रहा है। इसलिए मोस्ट ऑफ द लोगों को कोई सिम्टम्स नहीं होता है, मुझे कोई सिम्टम नहीं है, ठीक है, और ना ही मैं केयर करता हूँ कि मेरे ब्लड में पोटेशियम क्या है, मैग्नीशियम क्या है ना, और या विटामिन डी भी। ओवरऑल आप यही कह रहे हैं कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट ले रहे हैं तो आपको टेस्टिंग की भी जरूरत पड़ेगी और आपको हो सकता है सप्लीमेंट की भी जरूरत है, बट अगर आप कार्निवोर डाइट प्रोटोकॉल फॉलो करें तो ना आपको इतना टेस्टिंग पे देखना है, ना उस पर उतना रिलाई करना है, ना आपको सप्लीमेंट की भी इतनी फिक्र करनी है। क्यों करनी है? आपको सिम्टम तो है नहीं, मुझे देखिए कोई सिम्टम नहीं है, तो मैं अगर विटामिन डी अपना मैंने चेक कराया था, मुझे ऐसा लगता है 1 ईयर से तो ऊपर ही हो गया, 30 था, 32 समथिंग। अब देखेंगे कि ये ऑप्टिमल बॉर्डर लाइन है ना, तो अब मैं विटामिन डी सप्लीमेंटेशन करने लगूं, मुझे इट डजंट मेक एनी सेंस, है ना, मतलब मुझे नहीं लगता इसका कोई मतलब है, क्योंकि विटामिन डी की कमी एक्चुअली आपको किस लेवल पे आएगी ये नंबर डिसाइड नहीं करता है। विटामिन डी का रिसेप्टर अपना एक होता है, अगर आपका विटामिन डी रिसेप्टर बहुत सेंसिटिव है तो विटामिन डी सो कॉल्ड लोअर रेंज साइड होते हुए भी आपका विटामिन डी का एक्शन हमें मिल जाएगा, क्योंकि रिसेप्टर इज वेरी मच सेंसिटिव नाउ, बिकॉज यू आर मेटाबॉलिकली सो हेल्दी, you don't need that much of vitamin D in your blood, है ना, to make its action actually proper. Something similar like vitamin C also, we don't need that much amount, right? आप क्या बोलते हो, आप इंसुलिन रेजिस्टेंस में भी तो यही चीज बता रहे हो ना, कि आपका लो इंसुलिन होते हुए भी आपका इंसुलिन इफेक्टिव हो गया, है ना, तो लो इंसुलिन, वहां पे आप लो इंसुलिन की तरफ आप फोकस करते हो, यहाँ पे विटामिन डी का जब कॉन्सेप्ट आता है तो आप स्टिल आप हाई की तरफ आप बोलते रहते हो, आप इवन दो आप मानते हो कि ये विटामिन डी इज नॉट अ विटामिन, इट्स अ हार्मोन, है ना, तो आप बेसिकली ये मैडनेस वो नंबर्स को लेके है और कुछ नहीं है, नंबर्स को लेके ऑब्सेशन बहुत ज्यादा है, और इसी को बोलते हैं, हाँ एग्जैक्टली इसी को बोलते हैं रिडक्शनिस्ट मैनर ऑफ थिंकिंग, है ना, जिसमें आप आइसोलेटेड हो जाते हो, उसी को लेकर के पकड़ के बैठे हुए हो, आप सोचते नहीं हो होलिस्टिक मैनर में। बिल्कुल बिल्कुल। सो डॉक्टर किसले थोड़ी दिल की बात करते हैं, आई मीन कार्डियोवास्कुलर डिसीज पे थोड़ा बात करना चाहता हूँ। अभी मैं रिसेंटली एक डॉक्टर को मिला था, ही इज अ कार्डियोलॉजिस्ट, एक हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा तो सेटअप नहीं है, बट स्टिल ही सेड वन थिंग एंड आई वाज शॉक्ड। ही सेड कि हमारे हॉस्पिटल में 20,000 प्लस एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, 20,000 प्लस, एंड इट्स नॉट अ दैट बिग सेटअप बट स्टिल। सो ये तो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, बहुत सारा तो मुझे लग रहा है अंडर रिपोर्टिंग होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल स्टेंटिंग इतना कॉमन फिनोमेना हो गया है कि दे जस्ट गो फॉर द चेकअप और शाम को आते हैं और पता चलता है इनका एंजियोप्लास्टी हो गया। राइट, तो क्या आप क्या कहेंगे, इसका किसके पीछे क्या कॉज है? वो सीड ऑयल है, कार्ब्स है, एनवायरनमेंट है, स्ट्रेस है, ये सब कुछ कलेक्टिवली कर रहा है? व्हाट वुड यू से ऑन इट? देखिए जैसा मैंने बताया था ना पहले भी अपने डिस्कशन में, कि कोई भी क्रॉनिक डिजीज का ना जो कॉज होता है वो हम एक्चुअली इसे कॉज के तहत हम समझ ही नहीं सकते हैं, ये एक प्रोसेस के तहत डेवलप होता है, और प्रोसेस जब भी ट्रिगर होता है, इनिशिएट होता है, तो उसमें कॉज मल्टीपल होते हैं, किसी एक कॉज को आप फिक्स करके नहीं आप उस प्रोसेस को रोक सकते हो, इसलिए इसे बोला जाता है मल्टीफैक्टोरियल, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ट्रिगर्स हैं, और डिफरेंट डिफरेंट ट्रिगर्स क्यूमुलेटिव इफेक्ट की वजह से एक प्रोसेस को बेसिकली इट गिव्स राइज टू अ प्रोसेस, दैट प्रोसेस अल्टीमेटली गिव्स राइज टू दैट पर्टिकुलर व्हाटएवर डिजीज, हाँ जो भी है डिजीज हमारे पास। तो अब हम प्रोसेस को कैसे होल्ड करें, ये हमारा पर्पस है, तो डिफरेंट डिफरेंट हमें कहीं ना कहीं उस कॉज के पीछे जाना पड़ेगा।
हाई कार्ब डाइट सिर्फ एनफ नहीं होगा डिजीज को कराने के लिए, हो सकता है वो भी एनफ हो, कौन जानता है, किसी को नहीं पता। तो बेसिकली आपकी जेनेटिक्स भी डिसाइड करती है कि आप कितने ज्यादा स्ट्रांग हो जेनेटिकली कि आप उस डैमेज को टॉलरेट कर सकते हो, बियर कर सकते हो लंबे समय तक। हो सकता है आपको डैमेज बहुत कम हुआ हो, लेकिन आप क्योंकि रिपेयर सिस्टम आपका वीक है, क्योंकि आपका पुअर जेनेटिक्स है, तो आपको बहुत कम समय में ही आपको हार्ट डिजीज हो जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे ना तो ये जो हार्ट डिजीज का प्रोसेस है बड़ा ये वेरिएबल होता है। ऐसा नहीं है कि किसी को 10 साल या 20 साल लग ही जाए हर को, किसी किसी को 2 से 3 सालों में भी हो सकता है ये, है ना, है ना। बहुत एक्सेलरेटेड मैनर में किसी के अंदर ये डेवलप हो सकता है। क्यों? इसलिए क्योंकि किसी की अगर जेनेटिक्स पुअर है तो वो डैमेज अगर आपकी बॉडी में हो रहा है तो उस तरह से वो रिपेयर नहीं कर पा रहा है, एफिशिएंट नहीं है वो रिपेयर करने में बहुत ज्यादा बॉडी आपकी। तो आप एक ही काम कर सकते हो कि आप डैमेज करना फर्स्ट प्लेस पे कम करो। वो अल्टीमेट अप्रोच होगा हमेशा के लिए। आपको नहीं पता आपका रिपेयर सिस्टम कितना बढ़िया है ना, हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि ये डैमेज जो है ये सही नहीं है हमारे लिए। आप देखिएगा बहुत लोग चेन स्मोकर हैं लेकिन हार्ट डिजीज नहीं है, लंग कैंसर नहीं हुआ है अभी तक। क्यों? क्यों? क्योंकि जो डैमेज वो कर रहे हैं उसकी बॉडी रिपेयर भी कर ले रही है, बहुत अच्छे से कोप अप कर ले रही है। तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम ये बोल दें कि सिगरेट डजंट कॉज लंग कैंसर और हार्ट डिजीज, है ना। अब उसी तरह से जब मैं बोलता हूँ कार्बोहाइड्रेट कॉजेज डायबिटीज, तो बोलते हैं कि सारे कार्ब्स को खाने वाले को तो डायबिटीज नहीं है। तो मैं बोलता हूँ सारे सिगरेट पीने वाले को भी कैंसर नहीं है, बट स्टिल यू कॉल स्मोकिंग इज अ प्रॉब्लम, है ना। तो रिस्क फैक्टर तो आप स्टिल मानते हो स्मोकिंग को। तो सारे सिगरेट पीने वाले को लंग कैंसर नहीं है, हार्ट डिजीज भी नहीं है, लेकिन स्टिल यू कॉल इट एज अ रिस्क फैक्टर। क्यों? क्योंकि एसोसिएशन है, जो भी लोग भी ये करते हैं उनमें देखा जाता है ज्यादातर, और एसोसिएशन के ही बेसिस पे आप उसे कॉज बता देते हो। तो यहाँ पे भी बड़ा तगड़ा एसोसिएशन है, हाई कार्ब डाइट और डायबिटीज, है ना। तो जब इतना स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होगा तो जिस तरह से वहां पे आप रिस्क फैक्टर बताते हो, मैं भी यहाँ पे रिस्क फैक्टर बता देता हूँ कार्ब्स को, डायबिटीज का। बस यही है। यहाँ पे उन लोगों का स्टैंड जो बदल जाएगा, है ना। मेरा स्टैंड नहीं बदलता, मैं हर चीज को एक उसी तरह से उसी पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलता हूँ हर एक जगह। तो आप डिफरेंट चीजों को मानते हो कि ये प्रॉब्लम है आपके लिए, जैसे स्मोक हो गया, पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, डिफरेंट पॉल्यूटेंट हैं जो एटमॉस्फेयर में है, हमारे एनवायरनमेंट में है। डस्ट के फॉर्म में हो सकता है, कॉटन के फॉर्म में हो सकता है, पॉलेंस के फॉर्म में हो सकता है, और ये आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं जब जाता है तो ये ब्लड स्ट्रीम में भी पहुंचता है ना, क्योंकि ये नैनो पार्टिकल साइज में भी होते हैं अवेलेबल, और ये पहुंचता है ब्लड स्ट्रीम तक, पहुंचता है ब्लड वेसल तक पहुंचता है, और वहां पे ये इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ जब काम करता है तो इन्फ्लेमेशन एक क्रिएट होता है, इन्फ्लेमेशन का एक स्टेट आता है, और बॉडी उसको हील करती है ना। और जब तक ये सफिशिएंट मैनर में आप हील करेगी तब तक आप सेफ हैं, है ना। तो कॉज हमारे पास आता है क्या क्या, हम जो पढ़ते हैं कन्वेंशनल, उसमें सिगरेट स्मोकिंग, है ना, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल जिसका कोई मतलब नहीं है, वो तो खैर छोड़ दीजिए, वो तो एक मात्र एक एसोसिएशन है, पिस वीक एसोसिएशन, है ना, जिसको हम कॉज बता भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, इतना वीक है। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम का वो लिख देंगे कि हाँ ओबेसिटी। तो मुझे ऐसा लगता है ये ओबेसिटी को भी ना कॉज बताना ये सही नहीं है। आप देखिएगा जिस वजह से ओबेसिटी हो रही है वो कॉज होगा आपके हार्ट डिजीज के लिए, ना कि ओबेसिटी डायरेक्टली हार्ट डिजीज कराएगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो जिस प्रोसेस के तहत आपकी ओबेसिटी डेवलप हुई उसी प्रोसेस का एक सीक्वेल भी होगा हार्ट डिजीज या कैंसर या कुछ और भी, है ना। तो रूट कॉज हमेशा वो प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस को जो ट्रिगर कर रहा होता है, ना कि ओबेसिटी होगा, ना कि हाई कोलेस्ट्रॉल होगा, है ना। तो अल्टीमेटली आपको उस प्रोसेस को समझना है, और वो प्रोसेस किस किस स्टिमुलस से ट्रिगर हो रहा है। तो स्मोकिंग होगा, उसमें क्रॉनिक स्ट्रेस हो सकता है, क्योंकि क्रॉनिक स्ट्रेस आपका डायरेक्टली हार्म नहीं करके वो रिपेयर सिस्टम को अफेक्ट करता है, जैसे मैंने बताया। तो रिपेयर सिस्टम को भी आप अफेक्ट करेंगे तो आप बेसिकली वो डैमेज से आप नहीं बच पाएंगे, फिर वो डैमेज आपको अल्टीमेटली ले डूबेगा, दैट डैमेज विल अल्टीमेटली किल यू, है ना। तो अब आपको स्मोकिंग आ गया, अल्कोहल आ गया, बैड हैबिट सारे कुछ आ गए,
अगर ओबेसिटी है तो डेफिनेटली आपको ओबेसिटी के लिए नहीं सोचना है, फिर डाइट के लिए सोचना है, तो आप डाइट ठीक करेंगे, तो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है उसको आप फिक्स करेंगे। फिर आता है आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी आता है ना, बहुत सारा है, जहाँ पे मैंने बताया कि इकोनॉमिक बर्डन अगर है, किसी वजह से फाइनेंशियल अगर ट्रबल चल रहा है आपकी लाइफ में, तो वो भी एक क्रॉनिक स्ट्रेस का एक पार्ट बन जाता है, तो वो सब भी इशू है। आपका एनवायरनमेंट, सोशल जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है फैमिली में, है ना, तो अल्टीमेटली ये स्ट्रेस वाला पार्ट है कि अगर बहुत अच्छा नहीं होगा तो नेगेटिविटी अगर होगी तो हो सकता है आप स्ट्रेस्ड आउट रहें हमेशा ही, है ना, बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन नहीं मिल रहा हो, आप किसी काम को करना चाह रहे हो तो फैमिली मेंबर का सपोर्ट नहीं है या कुछ भी इस तरह का, आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे नोटोरियस लोग हैं, है ना, जो कॉन्स्टेंटली आपको वो करते रहते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप वाला आ गया, बहुत सारा चीज़ है। तो ये सारा कुछ एक्चुअली डिसाइड करता है, आप खाना खा रहे हैं तो आप बेसिकली खुश होके खा रहे हैं या नहीं, या दुखी होके खा रहे हैं, बहुत सारा फैक्टर होता है एक्चुअली। तो आप देखिए कि बहुत लोग अगर खाना खाते हैं तो उसी खाने को खाते हुए अगर आप स्ट्रेस्ड मोड में खाएंगे तो वो खाना आपके लिए प्रॉब्लम बन जाता है, उसी खाने को आप खुश होते हुए खाएंगे तो वो खाना आपके लिए सही है ना। आप देखिए जो भी पुअर लोग हैं जिनको अच्छी डाइट अवेलेबल नहीं है, अब मीट और एग्स तो नहीं खा रहे हैं ना रोड साइड जो ये लोग हैं, है ना, राइट। आप देखिए, लेकिन वो लोग क्योंकि खुश हैं, जितना भी है ना वो लोग खुश हैं, उसी खाने को खाते हैं लेकिन फिर भी ठीक है। मुझे ऐसा लगता है एवरेज मिडिल क्लास लोगों से वो कहीं ज्यादा हेल्दी है। मे बी दे हैव अ गुड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी भी अच्छी है, इसलिए अच्छी है क्योंकि अपनी बॉडी को कॉन्स्टेंटली वो एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक्सपोज करके रखते हैं, प्रोटेक्टेड नहीं होते उस तरह से, हमेशा एक स्टेराइल एनवायरनमेंट जो हम बना के रखते हैं, सफाई झाड़ू पोछा, है ना, वैसा उनके साथ नहीं है। और बहुत सारा रोल होता है उसमें भी, माइक्रोबायोम का कॉन्सेप्ट आता है कि जो भी माइक्रोबायोम है उनका उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसमें वो ठीक रहते हैं। आप उनको एसी में किसी दिन सुला दीजिएगा, हो सकता है वो बीमार पड़ जाए, है ना, तो ये सब प्रॉब्लम है। तो ये सब सारा फैक्टर आपको डिसाइड कर देखना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है। बट तो वही कंडीशन में डाइटरी मतलब प्रोटोकॉल का कितना बड़ा रोल है? बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि देखिए डाइट में मैंने बताया कि डायबिटीज एक रिस्क फैक्टर हम लोग मानते हैं, हाई ब्लड शुगर, तो हाई ब्लड शुगर तो आपका डायबिटीज नहीं होते हुए भी होता है हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट पे। वो अलग बात है कि 2 घंटे बाद आपका नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि डायबिटीज तो आप तभी बोलोगे ना जब आपका फास्टिंग बढ़ा रहा है और पोस्ट प्रांडियल बढ़ा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि किसी को खाने के 1 घंटे बाद वाला शुगर बढ़ा रहा है आप उसको डायबिटीज बोलते हो, नहीं बोलते हो ना उसको, नहीं कहते, वही उसको आफ्टर आप 2 नॉर्मल आवर्स ही लेते हम हो। कंसीडर करते हैं। हाँ, उसको आप नॉर्मल लेते हो, चाहे वो आपका 250 ही क्यों ना जाए 1 घंटे बाद, लेकिन वो 250 एबनॉर्मल है आपकी बॉडी के लिए, और वो एक उसी तरह से डैमेज करता है जिस तरह से आपको बीइंग अ डायबिटिक एक हाई ब्लड शुगर डैमेज होता है ना। तो वो बस थोड़ी देर के लिए रहा, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए हर दिन रहे तो क्यूमुलेटिव डैमेज तो होगा एक डायबिटिक्स की तरह ही। और एक जो प्रोसेस है ना हार्ट डिजीज का, जो भी एक्चुअली हार्ट डिजीज नहीं है ये, एक्चुअली जो हार्ट को जो सप्लाई कर रहा है आर्टरीज ब्लड, यस, ये उसका डिजीज है। हार्ट डिजीज तो एक अम्ब्रेला टर्म है, उस हार्ट डिजीज में बहुत सारे डिजीज आते हैं, तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज बोलते हैं, ये बेसिकली आर्टीरियल डिजीज है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं इसको, है ना। और वो आर्टरी का जो लाइनिंग होता है एंडोथीलियम जिसे हम बोलते हैं, जिसपे ब्लड एक्चुअली आप सर्कुलेट कर रहा है जिस सरफेस पे, वो लाइनिंग एक्चुअली डैमेज हो रहा है आपके हाई ब्लड शुगर से, हाई ब्लड प्रेशर से, है ना। तो फिजिकल डैमेज जो है ना आप उसको कर रहे हो कहीं ना कहीं, वो पॉल्यूशन के थ्रू हो रहा है या शुगर के थ्रू हो रहा है या हाई ब्लड प्रेशर के थ्रू हो रहा है, तो बेसिकली ये मैकेनिकल डैमेज है। अब उस मैकेनिकल डैमेज से आपकी बॉडी जब तक कोप अप कर पाती है इफेक्टिव मैनर में, तब तक आपको हार्ट डिजीज नहीं होगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज नहीं होगा। और जब रिपेयर सिस्टम आपका फेल होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट ले रहे हैं उसके उनकी लाइफ में स्ट्रेस भी है, इसलिए शायद सारे हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट वालों को बीमारी नहीं हो रही है, क्योंकि स्ट्रेस वाला पार्ट जो है उनका वो सही है, तो रिपेयर उनका हो जा रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट सही हो गई, है ना, डैमेज तो आप कर ही रहे हो, वो आपकी बॉडी स्मार्ट है कि रिपेयर कर ले रही है उसको, और कब तक करेगी ये किसी को नहीं पता। इसलिए डैमेज करने पे ध्यान ज्यादा देना है, अगर हम डैमेज करें तो उसको बंद करना है, ना कि हम इस भरोसे छोड़ दें कि हमारे फैमिली में कभी हार्ट डिजीज नहीं हुआ तो हमारा भी जेनेटिक्स बड़ा बढ़िया होगा, रिपेयर तो करते ही रहेगा, उसी चक्कर में आप निकल लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो अगर हम इसमें कैंसर की भी बात करें, वो भी एक राइजिंग ट्रेंड है, तो वो भी कहीं ना कहीं सिमिलर वे में, जैसे हम
कार्डियो आर्टेरियल डिसीज की आपने बात करी, वैसे कैंसर के केसेस में भी देखा जाता है कि कहीं लाइफस्टाइल या आपका फूड एनवायरनमेंट का कंट्रीब्यूशन राइट, जो ओवरऑल पूरी तरह से राइज एंटायरली है। राइट, एंटायरली ये लाइफस्टाइल डिजीज है, मेटाबॉलिक डिजीज है कैंसर भी। और कैंसर को तो एग्जैक्टली टैग किया जाता है माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज की तरह। ये एग्जैक्टली माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जब आपका इनएफिशिएंट हो जाए ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने में, और स्टिल आप ग्लूकोज देते रहो, तो बॉडी के पास उस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने का एक ही ऑप्शन बचता है, जिसको बोलते हैं एनारोबिक पाथवे, फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन करके ही वो एटीपी क्रिएट कर सकता है ना, जिसको एनारोबिक फर्मेंटेशन बोलते हैं पाथवे। और उससे जब वो एटीपी क्रिएट करता है तो उससे शायद 2 एटीपी क्रिएट होता है, जो कि नॉर्मली 32-34 एटीपी आप क्रिएट करते हैं ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके। तो आप सोचिए ये जो एनर्जी गैप आया 32 से सीधे 2 एटीपी आ गया, अब इसको आप फिल कैसे करेंगे इस एनर्जी गैप को? जब आप एक्स्ट्रा ग्लूकोज को सिस्टम में डालेंगे तभी ये 32 एटीपी के इक्विवेलेंट होगा। और क्योंकि कैंसर सेल को ग्रो भी करना है ना, तो कैंसर सेल उतने एटीपी को क्रिएट कैसे करेगा जब ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज को वो अपने अंदर ले अपटेक करे। इसलिए कैंसर सेल ग्लूकोज को अपटेक बहुत ज्यादा करता है। जो बोलते हैं ना कैंसर सेल बहुत ज्यादा इंसुलिन सेंसिटिव होता है। क्यों? क्योंकि अब खुद को फ्लोरिश करने के लिए, ग्रो करने के लिए उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज चाहिए, क्योंकि वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन नहीं कर सकता है क्रेब्स साइकिल के लेवल पे। ऑक्सीजन को यूज करके उस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। वो उसके पास एक ही पाथवे बचता है फर्मेंटेशन का, और उस फर्मेंटेशन को जब वो यूज करेगा तो उससे 2 एटीपी क्रिएट होगा। और इसलिए 2 एटीपी क्योंकि एनफ नहीं है उसके ग्रोथ के लिए, तो वो ज्यादा ग्लूकोज को अपटेक करता है, सोक करता है। और इसलिए उसके पास इंसुलिन रिसेप्टर भी ज्यादा है, सो कॉल्ड बोलते हैं। नॉर्मल सेल से इंसुलिन रिसेप्टर उसके पास ज्यादा होता है। तो ये बेसिकली सारा कार्बोहाइड्रेट का इशू है और कुछ नहीं। डॉक्टर किशले, अब मैं बात करना चाहूंगा कार्डियो पे, क्योंकि आपने बहुत बार बताया ना स्टेडी स्टेट कार्डियो, बस उसका आज थोड़ा डिटेल में समझना है क्यों ये हमारे लिए बुरा है। क्योंकि देखिए बहुत सारे एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि डेली आप अगर 5-7 हजार स्टेप वॉक करो, थोड़ा जॉगिंग कर लो मॉर्निंग में, इट्स गुड। एक्चुअली वो आपका सेक्सुअल एंड्योरेंस भी बढ़ाता है, राइट, ये भी कहा जाता है। सो आपको आपके क्या रैशनल है इसके पीछे की जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है वो ही बेस्ट है, ना कि ये स्टेडी स्टेट का? देखिए पहली बात तो मैं ये बता दूं कि डॉक्टर्स का ना कोई भी एडवाइस मुझे सेंसिबल लगता ही नहीं है, या कोई भी कोचेस का भी इवन। अब आप अगर किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को करते हो तो आपका जो एंड्योरेंस होगा ना वो उस पर्टिकुलर फिजिकल एक्टिविटी में डेवलप होगा। आप अगर कार्डियो कर रहे हो तो आपका कार्डियो में एंड्योरेंस डेवलप होगा, सेक्सुअल परफॉर्मेंस में एंड्योरेंस नहीं आएगा आपका। आपको उसमें परफॉर्मेंस उसमें एंड्योरेंस डेवलप करने के लिए आपको वही काम करना पड़ेगा। आपको बट देन वी सी टू थिंग्स इन अ डिफरेंट वे ना, कि एक आपका मसल एंड्योरेंस हो गया एंड देन यू हैव अ कार्डियो एंड्योरेंस एज वेल, राइट? वही मैं बता रहा हूँ। देखिए होता क्या है कि कार्डियो एंड्योरेंस क्या है कि आप किसी भी एक्टिविटी को एक ज्यादा लंबे समय तक उस इंटेंसिटी पे कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। कार्डियो का एक पर्पस ही वही है कि आप क्योंकि आप लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी पे कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली आपका ड्यूरेशन जो है वो बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। और वो ड्यूरेशन भी एक्चुअली इंडिविजुअल होता है। अगर कोई लंबे समय से वो स्टेडी स्टेट कार्डियो कर रहा है तो वो ज्यादा कर पाएगा, बिल्कुल। कोई अगर वो नहीं करता है तो कम कर पाएगा। तो मेरा ये कहना है कि आप अगर उस चीज को कर रहे हो तभी तो उसमें एंड्योरेंस डेवलप कर रहे हो, है ना। तो आप इस चीज को करके आप सेक्सुअल परफॉर्मेंस को एनहांस नहीं करोगे, एंड्योरेंस में आप वहां डेवलप नहीं करोगे। उसमें डेवलप करने के लिए आपको वही करना पड़ेगा, वो भी एक फिजिकल एक्टिविटी है ना। आप वेट लिफ्टिंग, जिस तरह से आप वेट लिफ्टिंग करते हुए आप कार्डियो में एक्सपर्ट नहीं हो सकते, उसी तरह से कार्डियो करते हुए आप वेट लिफ्टिंग में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। ट्रेनिंग जो होता है ना, जो भी हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं वो एंटायरली मसल के रिक्रूटमेंट पे होता है कि आप किस मसल को रिक्रूट कर रहे हो उस एक्टिविटी में और किस तरह से कर रहे हो। आप जो कार्डियो कर रहे हो वो कहीं से भी रिलेटेड नहीं है फिजिकल एक्टिविटी से, जो भी सेक्स आप करते हो, परफॉर्मेंस करते हो, उसका एक्टिविटी कुछ और है, वो डिफरेंट तरीके से आप करते हो। तो आप जब तक उसको नहीं करोगे आपका परफॉर्मेंस उसमें नहीं बढ़ेगा। आप कितने भी मस्कुलर दिख लो, है ना, उसका कोई मतलब नहीं है उस चीज का, है ना। जो एक लीन होगा, दुबला पतला होगा, लेकिन वो अगर सेक्सुअली बहुत एक्टिव है तो उसका परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त होगा। इनफैक्ट बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि एक स्पोर्ट्समैन हैव अ बेटर सेक्सुअल लाइफ देन अ बॉडी बिल्डर।
सो देखिए ये एक वो मोशन ही इसलिए है। होता है, हाँ देखिए वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी है ना। जब हेल्थ अच्छी होगी तो डेफिनेटली आपका सेक्स लाइफ भी अच्छा होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो मैं एंड्योरेंस के टर्म्स में मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, जो फाउंडेशन आपका है ना वो तो हेल्थ है ही। आपके पास हेल्थ है तभी आप फिजिकल फिटनेस को आप एनहांस कर सकते हो। लेकिन ऑलरेडी जब आप हेल्दी हो और हेल्दी रहते हुए आप ये कह रहे हो कि कार्डियो करेंगे और उससे आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा, ये कहना गलत है मेरे नजर में। आप अगर ऑलरेडी हेल्दी हो तो आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस अच्छा ही होगा, और उसको आप एनहांस तब करोगे जब आप उसी को करोगे, जब आप एक्टिव रहोगे उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ऐसा राइट, कुछ नहीं है कि आपको कार्डियो करने की जरूरत है सेक्सुअल परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए। ओके। अब मैं और ये जो बताता हूँ, कहा जाता है कि थ्रू आउट द डे थोड़े थोड़े स्टेप्स लेते रहना है, लाइक डेली 4-5,000, इज इट गुड? दैट इज फाइन? देखिए वो बैड नहीं है मेरे नजर में, दैट इज नॉट बैड। क्योंकि आप उस एक्टिविटी, आपकी एक्टिविटी कुछ आइदर ऑफ द एक्सट्रीम पे होना चाहिए। या तो आप एंटायरली हाई इंटेंसिटी की तरफ रहो, या तो आप एंटायरली लो इंटेंसिटी की तरफ। तो लो इंटेंसिटी की तरफ जब भी आपका वर्कआउट होगा तो वो आपको एक्सरसाइज का, ट्रेनिंग का बेनिफिट नहीं दे रहा होगा। उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आप बस सेडेंटरी नहीं हो, आपका ओवरऑल एक डाइजेशन बेटर रहे, मूड अच्छा रहे। ये डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे लेवल पे आपको बेनिफिट मिलेगा, है ना। आप उस वॉकिंग के थ्रू आप बाहर निकलते हो, घूमते फिरते हो, किसी से मिलते जुलते हो, उसका अपना एक बेनिफिट है ना। लेकिन वॉकिंग का एज सच कोई एक्सरसाइज के रिगार्डिंग बेनिफिट नहीं मिल रहा है आपको। जो बेनिफिट आप ट्रेनिंग से ले रहे होते हो वो बेनिफिट आपको वॉकिंग से नहीं आ सकता कभी भी। क्योंकि मैंने बता दिया ऑलरेडी कि ट्रेनिंग का बेनिफिट तभी होगा जब आपका इंटेंसिटी हाई हो। वॉकिंग कोई हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग नहीं है ना। वो बस एक इंसिडेंटल एक एक्सरसाइज हम कह सकते हैं कि बस थोड़ा बहुत चल लें, घर का जो हाउस होल्ड चोर्स बोलते हैं ना वो आप कर रहे हो, है ना। तो वो उसके तहत आता है और वो अच्छी बात है, वो आप करते हो तो। लेकिन उससे कोई ड्रास्टिक लेवल पे ना चेंज नहीं आएगा आपके हेल्थ में। अगर आप सीरियसली सिक हो तो, ऑलरेडी हेल्दी हो और आप वो करते हो तो आप करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब भी उस दो एक्सट्रीम के बीच में आप जाते हो, कोई भी वैसी एक्टिविटी को आप चुनते हो जो स्टेडी स्टेट कार्डियो, स्टेडी स्टेट कार्डियो का मतलब होता है कि आप एक कांस्टेंट स्पीड पे लंबे समय तक भागते रहते हो, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर। ये गलत अप्रोच है। अब मैं बताता हूँ इसका रीजन। क्योंकि आपकी एक्टिविटी आपके मसल फाइबर को रिक्रूट करती है। बेसिकली आपका एक्टिविटी है जो डिसाइड करता है कि आपका कौन सा मसल फाइबर रिक्रूट होगा उस एक्टिविटी को, उस एक्शन को होने में। और जब भी आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं तो आपका टाइप 2 मसल फाइबर रिक्रूट होता है, क्योंकि टाइप 1 मसल फाइबर बना नहीं है हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी के लिए। और इसलिए टाइप 2 को हम लोग ग्लाइकोलिटिक बोलते हैं, क्योंकि ये एक्टिविटी बेसिकली हाई फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है ना, ये मसल फाइबर। और बहुत फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इसका इतना हाई होता है कि आप कोई भी वैसे काम को कर सकते हो जहां पे आपको पावर चाहिए होता है, जैसे वेट लिफ्टिंग, क्योंकि इसका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका बाय इट्स नेचर ही ऐसा कुछ है ये फाइबर, है ना। और इसलिए बोलते भी हैं कि आप टाइप 2 फाइबर को रिक्रूट कर रहे हो, ग्लाइकोलिटिक है, क्योंकि ग्लूकोज को ये यूज करता है ना, राइट। मोस्टली। और एक आपका होता है टाइप 1 फाइबर जिसको हम ऑक्सीडेटिव बोलते हैं, और ये मसल फाइबर को रेड मसल फाइबर बोलते हैं। और ये फटीग के लिए रेजिस्टेंट होता है, जल्दी ये थकता नहीं, तो लंबे समय तक के लिए आपको ये एक्टिविटी दे रहा होता है। जैसे आप स्टेडी स्टेट कार्डियो करते हैं तो क्योंकि ये मॉडरेट इंटेंसिटी में है, लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी का है, तो आप लंबे समय तक भागते रहेंगे ट्रेडमिल पे, आपको प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय जो मसल आपका रिक्रूट हो रहा है वो मोस्टली टाइप 1 हो रहा है। एट द सेम टाइम उसी स्टेडी स्टेट कार्डियो को आप करते हुए स्पीड को आप बढ़ा दीजिए। जैसे ही स्पीड को बढ़ाइएगा इंटेंसिटी बढ़ गई, इंटेंसिटी के बढ़ते ही आपका जो मसल फाइबर का रिक्रूटमेंट है वो बदल जाएगा, वो टाइप 2 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो अब क्योंकि टाइप 2 इजीली फटीगेबल है ना, अब वो तुरंत फटीग होगा तो आप तुरंत थक जाएंगे, आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ये जो 100 मीटर्स वर्सेस मैराथन रनर का भी एक जो डिफरेंस दिखता है उनके ओवरऑल फिजिक में और एंड्योरेंस देखिए में। आप देखिए कैसे दिखते हैं मैराथन रनर, देखिए आप कैसे दिखते हैं, ऐसा लगता है एड्स का कोई पेशेंट है ना। ना अपर बॉडी होता है ना लोअर बॉडी होता है उनका, कुछ भी नहीं होता है। और मैराथन रनर में ही कार्डियोवैस्कुलर डिजीज आप ज्यादा देखते हैं, ना कि स्प्रिंटर में देखते हैं। एग्जैक्टली, यस, आई हैव हर्ड इट, राइट। और इसलिए होता है क्योंकि उनका रिपेयर सिस्टम जो है, रिकवरी वाला पार्ट कॉम्प्रोमाइज है।
आप उस तरह के कांस्टेंट स्पीड पे लंबे लंबे समय तक भाग रहे हैं पूरे दिन, मतलब 22 किलोमीटर, 40 किलोमीटर ये लोग भागते हैं मैराथन रनर्स। अब यस, यस, उतने आप जब उतना आप ड्यूरेशन आप बेसिकली उतना ट्रॉमेटाइज कर रहे हैं बॉडी को उतने लंबे समय तक के लिए, तो बॉडी को रिकवरी भी मिलनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग, लेकिन मिलती नहीं है। मिलती और नहीं। अब फिर आप नेक्स्ट डे भागते हैं उतना, है ना। एथलीट लोग को आप देखिए, उनकी ट्रेनिंग ऑलमोस्ट डेली होती है, वो अल्टरनेट डे रेजिम पे नहीं रहते हैं। आज 20 किलोमीटर भागे, कल फिर भागेंगे 20 किलोमीटर। तो ये क्रॉनिक फटीग का एक फॉर्म बनता है, क्यूमुलेटिव फटीग बोलते हैं इसको, और बॉडी कभी भी रिकवर नहीं कर पाती जो आप डैमेज प्रोवाइड किए। So और इस eventually वजह they से get muscle loss, right? बेसिकली मसल लॉस होता है, और इवन कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ आपका कॉम्प्रोमाइज होता है। इसलिए स्टेडी स्टेट कार्डियो से कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होगा, आपका इंप्रूव नहीं करेगा कभी। आप देखिए, आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो कार्डियो का एज सच कोई बेनिफिट आपको स्पेसिफिकली नहीं मिल रहा होता। आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं ना, तो आपके वो पूरे ऑर्गन सिस्टम के लिए बेनिफिशियल होता है। ऐसा नहीं है कि हम इंटेंस वर्कआउट करेंगे तो हम स्केलेटल मसल को बिल्ड करेंगे और कार्डियो को हम नेगेटिव बेनिफिट हम पहुंचा रहे हैं, मतलब सॉरी नेगेटिव, हम एक उसे साइड इफेक्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं नेगेटिव वे में। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो आपका हर एक मसल ट्रेन होता है उस समय, और हार्ट को भी ज्यादा से ज्यादा ब्लड को पंप करना होता है, तो हार्ट भी ऑलरेडी ट्रेन हो रहा है। आप सिर्फ स्केलेटल मसल ट्रेन नहीं कर रहे हो, तो एट द सेम टाइम आपका हार्ट भी ज्यादा पंप कर रहा है, क्योंकि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हो, हार्ट पंप कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा ब्लड को फ्लो करा रहा है वो अपने पंपिंग के थ्रू, और हार्ट भी ट्रेन हो रहा है। तो हार्ट को स्पेसिफिकली आप कोई कार्डियो को करके ट्रेन नहीं करते हो, वो तो लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी है, वो तो करना ही नहीं चाहिए ऐसे भी आपको। जो हाई इंटेंसिटी होगा वही आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। जब ओवरऑल हेल्थ आपका इंप्रूव कर रहा है तो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ खराब क्यों होगा, वो भी इंप्रूव करेगा एट द सेम टाइम, है ना। वो एंटायर कोई अलग चीज नहीं है आपकी बॉडी से, तो आपको अलग से ध्यान देना है, अलग से उसको उसके लिए कार्डियो करना है। ये बहुत गलत है। ये सब कोई लॉजिक है, कोई कॉमन सेंस भी आप लगाएंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि कार्डियो का कोई रोल नहीं है, एक्चुअली कोई मतलब नहीं है। और आप ऐसे भी देखेंगे तो हम एज ए स्पीशीज लॉन्ग डिस्टेंस रनर नहीं है, ठीक है। हम लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग नहीं करते हैं, हम एक शॉर्ट बस्ट रिपीट एक्टिविटी वाले जानवर हैं। मैं बता रहा हूँ उसका रीजन क्या है। हम ना चीता है ना, हम चीता नहीं, हम कार्निवोर हैं, लेकिन हम चीता नहीं है। Right. अब देखिए, आप अपने हंट को सक्सेसफुल डिफरेंट वे में कर सकते हैं। चीता अपने हंट को सक्सेसफुल करता है अपने स्पीड से, अपने स्ट्रेंथ से नहीं, ठीक है। Right. अगर चीता का स्पीड नहीं होगा तो वो छोटे मोटे जो हिरण को मार पा रहा है वो भी नहीं मार पाएगा वो, क्योंकि बिल्कुल। बड़े जानवर को वो नहीं मार पाता, वो कंप्लीटली अनसक्सेसफुल होता है विल्डे बीस्ट को मारने में, वो हम देख पाते हैं, है ना। स्पीड बहुत है, तो स्पीड से वो छोटे जानवर को मार पाता है और वो अपने फूड को ले पाता है उसी तरह से। हमारे साथ क्या है कि हम लॉन्ग डिस्टेंस रन नहीं कर सकते चीता की तरह, क्योंकि हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, हम नहीं भाग सकते उस तरह से फास्ट। मतलब अगर हम फास्ट स्पीड हम भागेंगे भी तो डिस्टेंस हमारा शॉर्ट हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली। वो लोग उसी स्पीड पे लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं, उनका स्पीड कम नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखिए हमारा हंट कैसे सक्सेसफुल होता है, वेपन्स के थ्रू, है ना। हमारे पास दिमाग भी है, ठीक है। और हम क्या करेंगे कि हम एक सर्टेन डिस्टेंस तक जाते हैं, छुप करके रहते हैं, हाइड करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं, और हम ना आपस में ग्रुप में हम लोग किलिंग करते हैं, ना कि हम आइसोलेटेड मैनर में करते हैं। जैसे आप देखिएगा डॉग्स में, जो वाइल्ड डॉग्स होते हैं वो भी ग्रुप में करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो भी बहुत छोटे हैं, और उनका अगर यूनिटी नहीं होगी उनमें तो वो भी बड़े बड़े हंट को सक्सेसफुल नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही है कि हम अपने हंट को सक्सेसफुल करते हैं डिफरेंट तरीके से, दिमाग को यूज करके, वेपन को थ्रो करके, और उस चक्कर में हमें बहुत लंबा भागने की जरूरत नहीं है। जब एंटायरली आपको माउथ से ही हंट करना हो तो आपको एंटायरली उसके बगल में पास जाना पड़ेगा, है ना। हमें नहीं जरूरत है उसके पूरे पास जाने के लिए, है ना। हम वेपन से मार करके गिरा सकते हैं, और इसलिए कभी भी हम उस तरह से लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग नहीं किए हैं कि हमारे पास वो कैपेसिटी हो कि हम 10-10 किलोमीटर तक बहुत अल्टीमेट स्पीड में भागते रह जाएं, नहीं पॉसिबल है। डॉग्स फिर भी कर पाते हैं वो, क्योंकि वो उस तरह से इवॉल्व किए हैं, उसी तरह से अपने फूड को लिए हैं। हम दिमाग ज्यादा चलाते हैं, फिजिकली कम इंगेज करते हैं खुद को, है ना। बिल्कुल। और आप देखिएगा कि जो भी फास्ट रनर्स हैं उनके एरोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट आता है। चीता फास्ट रनर इसलिए नहीं है कि वो कार्निवोर है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उसकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो एरोडायनेमिक्स को सपोर्ट करता है। जैसे एरोप्लेन आप देखते हैं, एरोप्लेन जो हम बनाते हैं
तो एयरवे रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए उसकी बॉडी ऐसी है एरोप्लेन की, ताकि कम से कम एयरवे रेजिस्टेंस हो और वो स्पीड में जाए और यस। वो फ्लाई कर पाए। उसी तरह से चीता की बॉडी देखिएगा ना तो बहुत लाइट बॉडी होती है चीता की, और जब वो भागता है तो एयरवे का रेजिस्टेंस बहुत कम पड़ता है। लैंड पे भी उसका फुट बहुत कम देर के लिए होता है, बस राइट। छूता है, उसका पाँव मोस्टली ऊपर ही रहता है, एयरवे हवा में रहता है उसका पाँव। तो आपका ग्राउंड से कांटेक्ट बहुत कम रहता है चीता का, इसलिए वो लंबे समय तक भाग पाता है। और लंबे समय तक भाग पाने का बस एरोडायनेमिक्स का ही कॉन्सेप्ट है। वो एरोडायनेमिक्स हमारे ह्यूमन बॉडी के पास नहीं है उस तरह से। आप देखिएगा टाइगर नहीं भाग सकता उस तरह से, क्योंकि उसकी बॉडी चीता की तरह नहीं है। लायन नहीं भाग सकता, है ना। राइट। तो ये लोग बेसिकली दूसरे के मारे हुए प्रे पे डिपेंड करते हैं, लायन मोस्टली। जी। ये लोग खुद नहीं कर पाते बहुत ज्यादा। चीता खुद करता है, लेकिन ये दूसरे से बचने के लिए भी स्पीड इसका ज्यादा है, क्योंकि अगर ये मार भी दिया तो दूसरा कोई इसे ना मार दे या फिर दूसरे से खाने को ना ले जाए, उसके लिए थोड़ा सा अपने स्पीड को इसका हर का इवोल्यूशन देखिए अलग है। बेसिकली हम सब कार्निवोर हैं, लेकिन तरीका अलग है खाने का, हंट करने का, सरवाइव हर करने का, चीज सब में कुछ अलग है। अपने सर्वाइवल के लिए उस हिसाब से उनकी बॉडी या उनकी ओवरऑल फिजियोलॉजी ट्रेंड हुई है ना। राइट। आप कंपेयर नहीं कर सकते कि जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव इंसीजर्स लाइक डॉग्स एंड लायंस तो वी आर नॉट कार्निवोर्स, है ना। ये सब कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। हम उस तरह से चीर के हमें जरूरत नहीं है मांस खाने का, है ना। हमारे पास वेपन्स है। तो अभी एक सेलिब्रिटी है ना सर, जो बड़े फेमस है, अच्छी खासी बॉडी है उनकी, तो उन्होंने बताया था किसी टीवी शो में कि अगर हम डायरेक्टली एनिमल को क्यों खा रहे हैं, एनिमल भी तो ग्रास खा रहे हैं, तो ग्रास खा के फिर वो एनिमल को हम खाए, इससे बेटर हम सीधा ग्रास खा ले। तो वहां पे वो कॉन्सेप्ट आता है कि इफ यू सी द काउ और बफेलो, या उनकी एंटायर बॉडी डाइजेशन सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन सिस्टम पूरा डिफरेंट है, राइट। सब कुछ अलग बट है। देन वही वही मैं आता है, कहता हूँ ना। पीपल आल्सो क्लेम कि चिंपांजी है वो मोर और लाइक, बट वो दे यूज्ड टू बी हर्बीवरस, राइट। तो फिर वहां पे आता है कि कैसे वो डिफरेंट है, क्योंकि लुका लाइक में देखिए तो चिंपांजी थोड़ा रिजेंबल करते हैं ह्यूमन से। बिल्कुल वही मैं कहता हूँ ना कि अगर वो घास आप खा रहा है तो आप भी घास खाओ ना। आप चावल रोटी क्यों, गेहूं क्यों खाते हो? आप घास खाओ। एग्जैक्टली। आप तो घास नहीं खा रहे हो ना, आप तो सीड्स खा रहे हो उसके। बिल्कुल। तो वो तो घास खा के भी सरवाइव कर लेते हैं अच्छे से। आप भी घास खाओ और तब कंपेयर करो कि क्या घास खा के आप रह पाओगे? नहीं रह पाओगे घास खा के। तो आप खाते हो फ्रूट्स खाते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन के सोर्सेस खाते हो वेजिटेरियन में, फिर कहते हो कि हम वेजिटेरियन है, हर्बीवोरस ले रहे है ना। हैं। हाँ, ये गलत है। सो डॉक्टर किसले, आपने हमने इवोल्यूशन पे बात किया, हंटर गैदरिंग पीरियड का आपने बताया, तो एक कॉन्सेप्ट आता है जैसे आप जिसको फॉलो करते हैं, 1 मील अ डे, राइट। अब क्या ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है? बिकॉज देयर आर पीपल हु लाइक टू टेक 2 मील अ डे या 3 मील्स अ डे, या अगर हम पास में देखें तो लोग हर 2 या 3 दिन पे एक बार खाते थे, लाइक अगर हंटर गैदरिंग फेज की बात करें, राइट। सो विच कुड बी द बेस्ट, और ये इंडिविजुअली वेरी करेगा, या इसको स्टैंडर्ड ही अगर हम ओमैड की तरफ देखें, जैसे डॉक्टर किल्स है जो हमेशा ओमैड को ही फेवर करते हैं, तो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? मेरा भी काइंड ऑफ वैसा ही है कुछ, कि मैं भी ओमैड की तरफ ही मतलब इंक्लाइंड हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप जब भी खाना खाते हैं ना तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन आता है खाने को लेने के बाद ही, है ना। तो एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आपकी बॉडी में जाता है फूड के साथ। तो आप इसलिए ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन में आप फास्टिंग प्रोटोकॉल इसलिए लाते हो, इवन दो आप कार्निवोर डाइट पे हो, बट स्टिल यू एडवोकेट फॉर फास्टिंग, है ना। क्यों? क्योंकि फास्टिंग का अपना एक बेनिफिट है। फास्टिंग वो फेज होता है जहाँ पे आपका इन्फ्लेमेशन बेस लाइन पे होता है, कोई इम्यून रिस्पॉन्स उस समय नहीं होता है, आपका ट्रिगर हो रहा होता है एक्स्ट्रा। क्योंकि ऑटो इम्यून कंडीशन में आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा हाइपर रिस्पॉन्सिव है, कॉन्स्टेंटली बम्बार्ड कर रहा है ना। और उस चक्कर में आपके नॉर्मल सेल्स को भी वो डैमेज कर रहा होता है उस दौरान। तो आप इन्फ्लेमेशन को डैम्पन करने के लिए आप बोलते हो कि भाई फास्टिंग का प्रोटोकॉल तुम्हें करना है और कम से कम बार खाना है। और वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या हो सकता है किसी के लिए भी? मिनिमम पॉसिबल 1, जो बेस्ट है। तो दिन में अगर आप बोलो ये खाना ही मत खाओ, तो वो भी एंटायरली सूटेबल नहीं लगता है बहुत लोगों के लिए। तो आप इतना तो बोल सकते हो ना कि भाई आप दिन में 1 बार खाओ,
और बाकी समय आप काइंड ऑफ फास्टेड एक काइंड ऑफ स्टेट में रहते हो जहाँ पे आप फूड के थ्रू जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बॉडी को मिलता है वो नहीं मिलेगा। तो इस तरह से जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को ना आप बेसिकली लोअर डाउन करते हो विद टाइम, क्योंकि आप दिन में एक बार ही खा रहे हो। हंगर सिग्नलिंग का भी कोई रोल प्ले है क्या? बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि और वो हाँ वो पॉसिबल भी तभी है ना जब आप बेसिकली इस डाइट पे अडेप्ट कर चुके हो। आपको ऑल ऑफ अ सडन कोई ओमैड नहीं करा सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए जब आप प्रोटोकॉल पे आते हो ना तो यहाँ पे डाइट चार्ट वगैरह मत मांगा करो। आप इन्वेस्ट करो खुद को कोचिंग में, डेली बेसिस पे सुपरवाइज्ड मैनर में करने में, है ना। तो आप प्लान के तहत करो जिसमें आपका डेली सुपरविजन हो, डेली मॉनिटरिंग हो, डेली कुछ कुछ चेंज आए, कुछ का रिमूवल होगा, कुछ चीज़ों का एडिशन होगा, और वो चेंज के साथ आप अडेप्ट करते हो। और देन आफ्टर 3 मंथ्स 4 मंथ्स 5 मंथ्स जो भी होता है, सबके लिए वो टाइम पीरियड अलग होता है, वो एडेप्टेशन के बाद आप ओमैड पे आराम से आ जाते हो। मतलब मोस्ट ऑफ द लोग, मुझे ऐसा लगता है, ओमैड कर सकते हैं। वो एक साइकोलॉजिकल बेसिकली वो एक एस्पेक्ट है जिसकी वजह से लोग ओमैड नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ह्यूमन बीइंग को सिंगल मील में अपना सारा न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है, मेरा ऐसा मानना है। जरूरत नहीं है 2 बार खाने की आपको, डॉक्टर किसले अनलेस आखिरी एक हाँ दो ओके यू प्लीज कैरी ऑन। हाँ अनलेस अंटिल आप बहुत एलीट एथलीट नहीं हो। एक नॉर्मल एवरेज इंडिविजुअल के लिए जिसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं है फिजिकली, कोई उस तरह का प्रोफेशन वाइज वो एथलीट नहीं है, तब तक मुझे ऐसा लगता है 1 मील अ डे कंप्लीटली मतलब नॉर्मल है, और वो वही बेस्ट है एक्चुअली मेरे नजर में। डॉक्टर किसले आखिरी एक दो सवाल है, उसके बाद इस सेशन को हम रैप अप करेंगे। एक क्वेश्चन है कि जैसे स्ट्रेस एंजाइटी पे हमने ऑलरेडी, आपने काफी बार इमोशनल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस की बात की, तो बियॉन्ड फूड, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज कुछ हैक्स या कुछ टिप्स है जो आप देना चाहे कि जिससे हम स्ट्रेस को मैनेज, बिकॉज इज ऑल्सो वेरी बिगर कंसर्न राइट। तो कुछ ऐसी चीजें हो, जैसे आप एक ग्राउंडिंग के बारे में कुछ सेशन में मैंने सुना आप बहुत एडवोकेट करते हो, राइट? तो कुछ ऐसे और चीजें हैं जो आप, जिससे इंसान, क्योंकि बहुत बड़ा कंसर्न है, इवन इनफैक्ट अगर वो एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा है, डाइट भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ एक मेंटली स्ट्रेस्ड है। तो क्या कर सकते हैं उसके लिए? देखिए, पहले तो मैं यही बोलूंगा कि पहले भाई आप डाइट बदलो। अगर आप डाइट नहीं बदलते हो तो कोई फायदा बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाला आपको बाकी चीजों को करने से भी, है ना। तो आप डाइट को बदलो सबसे पहले। अगर वो कर लेते हो तब मेरे पास हैक्स के लिए आना, है ना। वही नहीं कर रहे हो तो फिर हैक्स मत सुनो, वो हैक्स तो काम फिर नहीं हैक्स आएगा, का कोई मीनिंग नहीं है, कोई राइट? मतलब नहीं। लेट्स से someone has changed his diet, someone has changed his diet to carnivore diet, है ना। अल्टीमेटली वो कार्निवोर डाइट पे आ गया है और अब मेरे से हैक्स पूछ रहा है, तब मैं बताऊंगा उनको कि आप अब एक्सरसाइज तो आपने बता ही दिया, फूड के साथ एक्सरसाइज के अलावा, तो उसमें मैं बोलूंगा कि एक सनलाइट है, सनलाइट का एक्सपोजर आपका होना चाहिए एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 1 आवर के बीच अराउंड डेली बेसिस पे। और अब एक आपको ग्राउंडिंग हो हमने गया। देखा है ऑन अ फनी पार्ट, आपको हमने देखा है टेरेस पे, यू नो, इन योर दैट बॉडी बिल्डिंग आउटलुक, आप बैठे होते विथ योर मीट। अब सब लोग तो फ्लैट्स अपार्टमेंट में रहते हो, सोचे हमारे पास वो टेरेस नहीं, हम कैसे ऐसे रेड मीट लेके बैठे एक कोने में, हाउ कुड इट बी पॉसिबल? देखिए, मैं जनरली वो विंटर में ही करता हूँ, गर्मी में तो हिम्मत नहीं होती करने की तो गर्मी में मैं एक्चुअली जो भी घर के काम से अगर बाहर निकलना होता है या जिम जाना होता है तो वही जो सन लाइट का एक्सपोजर मुझे मिलता है वही है, क्योंकि अभी इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे पटना बिहार में। मुझे ऐसा लगता है कि अभी सनलाइट ना लें तो अच्छा है, मतलब इतनी गर्मी है बहुत ज्यादा, मतलब हालत खराब हो जा रही है। मतलब घर के अंदर ऐसा लगता है इंफ्रारेड का रेडिएशन डायरेक्ट लग रहा है, ये हालत है अभी। और घर पे बैठे बैठे ही मैं एक्चुअली डार्क स्किन्ड हो गया हूँ, मुझे जरूरत नहीं है धूप लेने की एक्चुअली, क्योंकि इतना ज्यादा उस रेडिएशन का इफेक्ट है। एक्चुअली आईआर का आपका इफेक्ट होता है कि आप घर में आप बैठे हुए हैं, डायरेक्टली आपको सनलाइट नहीं भी पड़ रहा है फिर भी आपका पिगमेंटेशन हो जाएगा, क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट वो सब रेज आ जाता है आपको, पेनिट्रेट कर जाता है। ऐसा नहीं है डायरेक्ट आपको फ्लैश होगा बॉडी स्किन पे तभी जाकर के वो आपकी बॉडी को मिलेगा। इतना इंटेंस है अभी, कहने का ये मतलब है सन रेज। तो वो आप कर सकते हो, एक सनलाइट हो गया, और एक ग्राउंडिंग तो मैं बताता ही हूँ हमेशा। ग्राउंडिंग मतलब बेयर फुट वॉकिंग हो गया, या फिर जो भी कह लो रनिंग, थोड़ा सा ग्राउंड से एक डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए बॉडी का, बेयर ये बॉडी। जो डोपामिन पे बहुत बात होती है कि मोबाइल का ओवर यूज या यू नो ऑल दैट स्टफ, तो
उस पे जैसे हाँ वो भी है, जैसे एक ब्लू सारा लाइट वाला करके एक एक कॉन्सेप्ट आता है, बेस्ट, हाँ राइट। ब्लू लाइट है, ब्लू लाइट वाला है, वो भी एक इशू है। तो आप डिवाइस वगैरह को भी आप उसको कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर डाइट को फिक्स करने के बाद आपका नहीं कुछ हुआ है तब आप ये सब करो, बिल्कुल। और उसके बाद भी अगर फिक्स हो गया फिर भी आपको इम्प्रोवाइज करना है तो आप कर सकते हो। लेकिन क्योंकि सबका देखिए ना काम कुछ ऐसा है, क्योंकि हम लोग सारे लोग डिजिटल मीडिया पे डिपेंडेंट हैं, हम एंटायरली इससे अवॉइड भी हम इसे कर नहीं सकते हैं, टोटली इग्नोर नहीं कर सकते हैं इस चीज को। रात में कई बार डिवाइस हम यूज कर ही लेते हैं। मैं पर्सनली उतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हूँ ये सबसे, मैं मुझे तो ब्लू लाइट मिलता रहता है सुबह से लेकर रात तक। मैं रात में कई बार 1:30 बजे रात तक जागा रहता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी डाइट अच्छी है और आपका हेल्थ अपने आप सब कुछ सही है, तो थोड़े बहुत सर्कैडियन मिसअलाइनमेंट से आपको बहुत ज्यादा कुछ ट्रबल नहीं होने जा रहा है। स्लीप को बॉडी लेके इतना तो की जो रिकवरी, और जो आपने बताया कि 1-1:30 बजे तक, तो जो रिकवरी और स्लीप का एक कोरिलेशन होता है, वो हाँ, तो किस हद तक आप मुझे उसको मुझे ऐसा लगता है, हाँ देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो स्लीप बेड टाइम जो आइडियल, वो हमेशा माना जाता है कि आप बेटर है जितने पहले आप जाएं बेड पे उतना अच्छा है, और सनराइज से पहले आप उठ जाएं वो तो बेस्ट है। जो एक नॉर्मल जो सर्कैडियन रिदम है हमारी बॉडी के लिए वो बेस्ट होता है, मैं वो डिनाई नहीं कर रहा हूँ उस चीज से। लेकिन क्योंकि मैं लेट जाता हूँ बेड पे, मुझे नींद ही लेट आती है, और कुछ काम से ही रिलेटेड मैं कम सोता हूँ, या फिर कम सोता नहीं हूँ, मैं एक्चुअली लेट सोता हूँ, कम तो नहीं सोता हूँ ये नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं सुबह लेट उठता हूँ, फिर 8 बजे 7:30 बजे इस तरह से उठता हूँ। 1:30 बजे सोया तो 7:30 8 बजे उठूंगा, 6 घंटे से 7 घंटे के बीच में अराउंड सोता हूँ डेली। अब उस दौरान क्या होता है कि मेरी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है ना, वो मुझे कहीं से भी ऐसी नहीं लगती कि मेरी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज है। मैं जो भी 6 to 7 आवर्स सोता हूँ उसमें मेरा रेम स्लीप, डीप स्लीप, मैं सब कुछ ट्रैक करता हूँ, और वो प्रॉपर है, मतलब जितना होना चाहिए आपके 6, क्योंकि आपका एवरी 90 मिनट्स आपका स्लीप साइकिल आता है, एक नेक्स्ट स्लीप साइकिल। तो आप अगर 6 घंटे सोते हो तो आपका 4 से 5 साइकिल लगभग रिपीट होता है, क्योंकि एक साइकिल आपका 90 मिनट्स का होता है, और एक साइकिल में लगभग आपका रेम स्लीप 15 मिनट्स 20 मिनट्स का होता है, या डीप स्लीप भी लगभग 20-25 मिनट्स का होता है। तो आप उसी 20-25 मिनट्स को आप मल्टीप्लाई बाई 4 कर लो, है ना, क्योंकि 4 साइकिल आ रहा है आपका 6 घंटे के स्लीप में। तो उसके अकॉर्डिंग आपका रेम स्लीप, डीप स्लीप 1 आवर 15 मिनट्स का होना चाहिए, जो मेरा रहता है। तो इसका मतलब मैं टोटल रिस्टोरेटिव स्लीप को मैं अचीव कर ले रहा हूँ प्रॉपरली, और सुबह उठ के मुझे अच्छा लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, मुझे लेथार्जी आ रहा है, या फिर कोई काम नहीं करूंगा, मूड लो है, ऐसा फील नहीं होता कुछ। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है ना, ये सर्कैडियन वगैरह मिसअलाइनमेंट आप तब ध्यान दें जब आप की डाइट सही होते हुए आपको कोई प्रॉब्लम बिल्कुल। है ना, तो जो तब ज्यादा फाउंडेशन है फोकस वो करना होगा। डाइट है आपका, अगर ये फिक्स है तो बिल्कुल फिर जो बाकी सारी चीजें हैं, वो पेरिफेरल आप उसको मॉडिफिकेशन और चेंजेस कर सकते हैं। बिल्कुल राइट। बिल्कुल। ओके। सो एक आखिरी सवाल है डॉक्टर किशले, और ये एक्चुअली डॉक्टर्स के लिए ही है मेनली, अगर मैं पूछूं तो, कि क्या एडवाइस आप डॉक्टर्स को, स्पेशली जो सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स है जिनकी आप अक्सर सो कॉल्ड तारीफ करते रहते हैं, उसमें भी जो गोल्ड मेडलिस्ट है उनकी और ज्यादा तारीफ करते हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? क्योंकि उनका भी तो एक अपनी जर्नी रहती है, 5.5 साल एमबीबीएस, फिर 3 साल वो एमडी करते हैं, उसके बाद फिर सुपर स्पेशलिटी में जाते हैं, बहुत सारा पैसा वहां खर्च होता है, बहुत सारा टाइम, मनी, एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, और उस दौरान जो उनकी टोटल जो पढ़ाई होती है उसमें एक तरीके का ही एक पाथ सेट है, उसके बियॉन्ड उनको सोचना ही नहीं है। तो आप उनको क्योंकि इवेंचुअली आप और मैं चाहते क्या है आज, अगर इस सेशन के दौरान, कि लोग ज्यादा इस चीजों के बारे में अवेयर हो, एनलाइटन हो, समझे चीजों को, तो वो मेनली मुझे लग रहा है डॉक्टर्स कम्युनिटी उसको बढ़ा पाएगी। तो सवाल यही बनता है कि जो ज्यादा डॉक्टर्स आजकल कैपिटल सेंट्रिक हो रहे हैं, वहां से कैसे हटके वो थोड़ा हेल्थ सेंट्रिक हो जाए, क्या एडवाइस है उनके लिए? बिकॉज इवेंचुअली वी वांट मोर एंड मोर डॉक्टर किशले, इफ आई वुड लाइक, राइट? देखिए ये तभी सॉल्व होगा ना प्रॉब्लम हमारा, जब डॉक्टर्स का माइंड तो बदलने से रहा, पब्लिक का माइंड को बदलना होगा। तो पब्लिक अपनी माइंडसेट को जब तक नहीं बदलेगी ना, डॉक्टर्स नहीं बदलेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स जो भी ट्रीटमेंट अभी प्रोवाइड कर रही है वो सिस्टम जो भी बताया है उसे उसी के अकॉर्डिंग कर रही है, और पेशेंट भी काइंड ऑफ उसी के लिए अभी रेडी भी है। वो बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल को लेकर के अभी
तैयार हैं भी नहीं, और इसलिए डॉक्टर्स का सर्विस जो जॉब जो है वो फ्लोरिश कर रहा है इस तरह से। और मैं जब सोशल मीडिया पे इस तरह से क्रिटिसाइज करता हूँ मेडिकल एजुकेशन सिस्टम को या डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को, तो कुछ पब्लिक इसमें नाराज भी हो जाती है मेरे से। वो बोलती है कि इसका ये अपनी रोटी सेक रहा है डॉक्टर्स को क्रिटिसाइज करके। ये कुछ पब्लिक ऐसा भी मानती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर डॉक्टर्स मैल प्रैक्टिस करके अपनी रोटी सेक सकती है, तो मैं मैल प्रैक्टिस को एक्सपोज करके तो अपनी रोटी सेक ही सकता हूँ ना, है ना? वेरी वेल सेड, उसमें तो कुछ गलत नहीं है। तो डॉक्टर्स अपने प्रैक्टिस को एथिकल मानते हुए सब कुछ बता रही है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, ये हूँ, वो हूँ, मेरा सर्विस ये है, और पब्लिक भी उसको मान रही है कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। तो या तो आप अभी तक सफर नहीं किए हो डॉक्टर्स के मैल प्रैक्टिस से, तभी जाकर के इस तरह से आप बात बोलते हो मेरे बारे में, है ना? तो पब्लिक है बेसिकली, ये आईक्यू लेवल है पब्लिक का जो बहुत लो है राइटली अभी करंटली इंडिया में, है ना? जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, और बहुत ज्यादा इसलिए वैल्यू नहीं दिया जाएगा मेरे जैसे डॉक्टर्स को अभी जो सिनेरियो है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। तो मैं तो वही काम करूंगा जिसमें मेरा मन लगता है। मैं तो मन के हिसाब से काम कर रहा हूँ। मैं तो इस तरह से काम ही नहीं कर रहा हूँ कि मुझे पैसा बने बहुत ज्यादा। अभी तक तो मेरा कोई ऐसा मोटो ही नहीं है। तो मेरा मन लग जाता है इस काम में। जब तक किसी का खिल्ली ना उड़ाऊं, सोशल मीडिया पे मजाक ना बनाऊं, तब तक मेरा मन नहीं लगता, मेरा तो खाना नहीं पचता, है ना? तो जिस काम में आपका मन लगे और उस काम को आप नहीं करें, ऐसा हो सकता है कभी? ऐसा कभी नहीं होता, हो सकता है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो मैं इस काम, ये मेरा प्रोफेशन भी अब पैशन भी बन गया है ना? तो हर दोनों चीजें जब एक जगह मिलती हैं तो वो बड़ा डेडली होता है ना? उसको आप छोड़ नहीं सकते हो फिर किसी भी तरह से, है ना? वो करना ही है आपको एनी हाउ, कोई कुछ भी बोले। तो एडवाइस मेरा डॉक्टर्स के लिए यही होगा कि आप मेरे वीडियोस को सुनिए, है ना? और क्या एडवाइस दे सकता हूँ? आप बेसिक्स को पढ़िए, बेसिक्स को समझिए। बहुत हाई फाई आप जानते हैं, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। मैं ये भी चीज हमेशा ही बोलता हूँ हर एक को। मैं ये कभी नहीं बोलता हूँ कि मैं सबसे ज्यादा जानकार हूँ पूरे मेडिकल कम्युनिटी में। मैं ये सब क्लेम नहीं करता हूँ। मैं बस ये बोलता हूँ कि मैं जो भी बोलता हूँ मेरा उस पर ग्रास्प बहुत अच्छा है। बस इतना ही मैं बोलता हूँ। कम इट्स मोर जानता हूँ लेकिन कन्विंसिंग जितना जानता हूँ, हाँ, यस। कम जानता हूँ, जितना जानता हूँ सही जानता हूँ, है ना? तो मेरा एक्सपर्टीज एक बहुत स्मॉल है, मैं यही बोल रहा हूँ हमेशा। मेरा एक्सपर्टीज बहुत बड़ा नहीं है, वास्ट नहीं है, और उसी के रिगार्डिंग मैं काम करता हूँ। मैं कभी उसके आउटसाइड नहीं जाता हूँ कि ये बोल देता हूँ घर बैठे कि नहीं आपको एंजियोग्राफी नहीं करानी है, या आपको उस डॉक्टर से नहीं मिलना है, आपको ऑर्थोपेडिक से मिलने की जरूरत नहीं है, आपको कार्डियोलॉजिस्ट से मिलने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मिलने की जरूरत है मैं उसको रेफर भी करता हूँ कि आप जाइए किसी के पास, सुपर स्पेशलिटी से एक बार ओपिनियन ले लीजिए, है ना? लेकिन ऐसा सुपर स्पेशलिटी वाले लोग नहीं कर रहे हैं कि आपकी ओबेसिटी है तो आप जाइए डॉक्टर किशले जैसे डॉक्टर के पास चले जाइए, आप अपने ओबेसिटी को करेक्ट कीजिए या डायबिटीज को करेक्ट कीजिए। ये अनफॉर्चुनेट चीज है, और यहाँ पे आता है उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, है ना? क्योंकि बिल्कुल उनको ऐसा लगता है कि डॉक्टर किशले के पास भेज के मेरे पास क्या होगा, मेरे पास तो कोई कमीशन नहीं आएगा। नहीं आएगा। लेकिन मैं जब भेजता हूँ उनके पास तो मैं ये थोड़ी सोचता हूँ कि मुझे आप कमीशन दे दो। मैं तो जब भी इस ट्रीटमेंट को कर रहा हूँ, जब से इस लो कार्ब डाइट को प्रैक्टिस कर रहा हूँ पेशेंट के लिए, तब से मैंने एक बार भी डॉक्टर से रिक्वेस्ट नहीं किया कि प्लीज यार मेरे पास पेशेंट भेज दिया करो। एक बार भी किसी डॉक्टर्स को मैंने नहीं बोला है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अगर रिक्वेस्ट करूंगा तो वो आज न कल मुझे सुना देंगे कि अरे भाई तुम मेरे से फेवर लेते थे और आज जब मेरी बारी आई तो तुम फेवर नहीं दे रहे हो। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं इन लोगों से, है ना? मैं एंटायरली पूरी तरह से अलग हूँ, अपने आप को आइसोलेट कर लिया हूँ इस सिस्टम से, क्योंकि ये सिस्टम बहुत फ्रस्ट्रेटिंग और इरिटेटिंग है, बहुत डिस्ट्रॉइंग है ना? बर्बाद कर रहा है दूसरे के करियर को। डॉक्टर्स के करियर के साथ खेलते हैं ये लोग, और गलत प्रैक्टिस कराते हैं इन लोगों से, और बैज दे देते हैं कि भाई आप एक गोल्ड मेडलिस्ट हो, है ना? तो आप गलत मैसेज भी दे रहे हो पब्लिक को। इसलिए मैं इस सिस्टम से इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, फेडअप हो गया, कि अब मुझे लगा कि अब इसी की बैंड में बजाऊंगा सोशल मीडिया पे, है ना? और बस यही है मेरा। और आपको लग रहा है ये पूरा सिस्टम जो है ये फार्मा के बहुत डोमिनेंस में जी रहा है? क्योंकि ग्लोबली हम देखें तो 13 ट्रिलियन का इन लोगों का ओवरऑल टर्नओवर है, और मुझे नहीं लग रहा उसमें से हार्डली ये ½ ट्रिलियन भी लोगों के हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर स्पेंड करते होंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली राइट? आप खुद सोचिए, वही बात है ना? तो मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहीं है नहीं। मुझे कहीं से भी पैसा नहीं आता है। मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोलता हूँ जो मुझे पैसे दे दे कुछ भी बोलने के लिए, है ना?
क्योंकि मेरा बिल्कुल। स्टेटमेंट ही कुछ ऐसा होता है कि जो दूसरे के बिजनेस को खराब करेगा, कभी बढ़ाएगा नहीं, है ना? तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो भी कुछ बोलता हूँ, उसके बाद उस बात को अगर कोई ध्यान से सुनेगा तो वो अपनी हेल्थ को बेटर कर पाएगा और वो समझ पाएगा फैलेसीज को, जो भी डेंजरस जो भी एडवाइस है जो मेडिकल कम्युनिटी में सर्कुलेट कर रही है सालों से। जी जी। सो थैंक यू डॉक्टर किशले। एक आखिरी सवाल है, एक्चुअली मेरी टीम ने मुझे बताया था कि ये सर को विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट पूछ लेना, क्योंकि ये सब लोग आपको बहुत अच्छे से फॉलो कर दे इंक्लूडिंग माई सेल्फ। ओके, तो बोलते हैं या डॉक्टर किशले हर बार इन बिटवीन ये जो मीम्स वगैरह जो शेयर करते हैं, ऑफ कोर्स हेल्थ की इंफॉर्मेशन तो होती है बहुत सारी, पर ये जो बीच बीच में कुछ रोस्टिंग मीम्स होते हैं निब्बा डिब्बी टाइप, या अच्छा अच्छा, काफी हाँ बार जो टॉक्सिक फेमिनिज्म है उसको भी रोस्ट करते दिखते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, बट हम बड़े नहीं क्यूरियस थे कि इसके पीछे क्या है। नहीं देखिए, मेरा ऐसा कोई मतलब कोई रैशनल नहीं है उसको शेयर करने का, ऐसा कोई मोटिव नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा कॉमिकल होता है, मतलब मुझे हंसी आती है वो सब मीम्स देखकर, तो मैं बस शेयर कर देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जो मीम्स देखकर मैं हंसता हूँ, वैसे मीम्स देखकर के कुछ और लोग भी हंस सकते हैं, बिल्कुल है ना, जो बिल्कुल। मुझे फॉलो करते हैं। तो स्टोरी को आप देखते हैं और कोई मीम्स ऐसा मैं डालता हूँ जो आपको एक्चुअली दैट मेक्स यू स्माइल और दैट मेक्स यू लाफ, तो मुझे ऐसा एंड लगता है कि इनफैक्ट आप देख करके एंटरटेन होते हो बिल्कुल, और कोई इनफैक्ट पर्पस बहुत नहीं अच्छा है। ये लगता है कि आप जो हमेशा, मैंने ओवर अ फोन कॉल भी आपको बताया था कि जो अच्छी बात है कि जो एक डॉक्टर का एक एक फ्रेम में हम देखते हैं डॉक्टर को यही होगा, इस तरीके की बातें होंगी, ऐसा कंटेंट वो कंज्यूम नहीं करेंगे या पब्लिश नहीं करेंगे, उस फ्रेम में आप नहीं हो, एंड दैट्स एक्चुअली अ राइट गुड थिंग, राइट? राइट। सो डॉक्टर किशले, डिटेल में हमने ऑलमोस्ट सभी टॉपिक पे बात की, एंड इट्स आई रियली एंजॉयड द सेशन। इट इज थरली नॉलेजेबल और बहुत इंसाइट हुआ, और बहुत सारी चीजें जो पहले आपने अपने अलग अलग वीडियोस में बताई उसको आज और डेप्थ से समझाया, एंड होप एवरीबडी हु इज वाचिंग दिस वीडियो सेशन विल एंजॉय इट। अब आपके साथ एक छोटा सा हमने रैपिड Q&A सेटअप किया है। सो डॉक्टर किशले, लेट्स हैव अ रैपिड फायर राउंड। ये हमने एक फेमस सेलिब्रिटी है, उनका शोज में बहुत फेमस था ये रैपिड फायर राउंड। आज आपके साथ कुछ हेल्थ न्यूट्रिशन और सम फनी एलिमेंट्स पे बात करेंगे और कुछ रैपिड Q&A करेंगे। सो पहला एक वन लाइनर रैपिड राउंड रहेगा, जहाँ पे मैं आपको एक वर्ड बताऊंगा, उसके ऊपर आपको अपना रिएक्शन देना है। हो सके तो वो जितना शॉर्ट में होगा, जो भी आप एक वन वर्ड में या वन लाइन में बताना चाहे। और हम लोग एक एक्सेप्शन भी रखते हैं कि अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ डिटेल में बताना, तो आप फिर बता सकते हैं, राइट? ओके, सो शुरू करें, आर यू रेडी? यस यस। ओके, सो फर्स्ट वर्ड है आलमंड मिल्क। फेक मिल्क, स्कैम। ओके, सेकंड है कीटो प्रोडक्ट्स लाइक कीटो बार, कीटो स्नैक्स, कीटो चॉकलेट्स। I think I don't know whether that is by its very nature it is ketogenic or not, but there are so many additives like even artificial sweetener, and sometimes they add maltodextrin also in that. So Right. I really have doubt whether that is keto bar So or not keto recommended, नहीं लेना है in short. chocolate. No. ओके, हर्बल प्रोडक्ट्स जैसे कि एलोवेरा, अश्वगंधा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, Not much. No use, I think. एफिशिएंट इन हीलिंग और No, ट्रीटिंग no. पीपल। No. ओके Not really. ओके, योर फेवरेट रेड मीट। Red meat is the only food which we should consume throughout our entire life. द रियल होल फूड, राइट? Exactly. यस। ओके, बटर मिल्क, छाछ, कंज्यूम, Dis- कैन बी कंज्यूम, नॉट एडवाइज। It's kind of optional, but it's more of like a distraction. कि आपको अगर कुछ हेल्दी साउंड कराना है पीपल को कि आप ये ले सकते हो फॉर सो कॉल्ड गट माइक्रोबायोम एंड ऑल, तो आप बटर मिल्क का ऑप्शन देते हो। बटर मिल्क डाइट अवेलेबल ऑनलाइन, राइट? हाँ, ये बेसिकली मील रिप्लेसमेंट की तरह Exactly. लोग यूज करते हैं इसको। दैट इज नॉट आइडियल एक्चुअली, आइडियल थिंग टू डू। I think next one we have already covered, but still you want to say in one word: slow pace cardio exercises. वेस्ट ऑफ टाइम, डिस्ट्रक्टिव, डैमेजिंग। Grounding, Grounding is health promoting, definitely.
Okay. antioxidant in nature. That behavior is actually that provides you antioxidant benefit. Supplements. Supplements is required when you are plant-based vegan kind of diet. Calorie deficit concept. Fundamentally flawed, scientifically invalid, and Money making model. money making model using calculator and all. And unfortunate part is that scientifically literate people is using this tool, and ultimately they turn out to be as scientifically illiterate. If that is like if one person say a stupid thing, it's a stupid thing. But if 10,000 or Yeah, 10 million people yeah, say, it becomes a norm, right? yeah. So it is At least in happening my with eyes, at least in my eyes, they are scientifically illiterate. I can't tell for everyone. Yeah, pharma industry. they run their business very well on by creating sick population and maintaining them on their pills. Milk. What's your take on milk? Only milk I know, when mammals provide their babies as food and we take them. Sometimes we take them and sometimes we do not need actually also. So that is kind of optional for us, but that Okay. might be considered as food. Okay. Means ले सकते भी है और नहीं भी in रह- certain exactly. scenario, That is otherwise kind of, yeah, better optional. to avoid. Yeah, Okay. right. Oh, next one is funny. Maggie noodles. Maggie noodles. 2 मिनट में हो जाए. Yeah, you can destroy your gut health in 2 minutes. Oh, very. There should be the punchline, na? Destroy health. I will recommend this to Nestle. You change it to this. Okay, last one is gold medalist doctors. Gold medalist doctors are actually very well indoctrinated, and they have been mandated to practice in a certain way, to think in a certain way, and they don't have that kind of vision where they can make their patients better by using some alternative methods like nutritional and dietary intervention. So they are basically very much indoctrinated. That's the most sad part with their gold medals tag. Very, very well said, Dr. Kisle. All right, this ends this one-liner Q&A. Yeah, मतलब बहुत बहुत मजा आया. सही आंसर थे. The best one is this: destroy your gut health in 2 minutes. That is Yes. something. Best punchline. Okay. Now next rapid Q&A will be. I will give you 2 options. Right. उसमें से आपको बेस्ट चूज करना है. ठीक है. If you want to, Yeah. in short, अगर आपको बताना है why, you can say it is again optional. Either you have to choose one. Okay. The first one will be white rice or brown rice. No rice. No rice. Okay. Red meat or fish. Red meat. Okay. Eggs or dry fruits. Obviously eggs. These are very matlab, common, but still. Okay. Next one. Green veggies or fruits. Green vegetables. Okay. Carnivore or vegan. Anytime carnivore. Okay. HbA1c or fasting insulin. HbA1c. Because I will tell you the reason. Because if you know about someone ki, if that patient or any particular person is taking high carbohydrate diet, then in that aspect actually you really need to look at his HbA1c, at his or her HbA1c. Fasting insulin, it doesn't matter, because I told ki every 3 to 5 minutes their level is so dynamic. Then means you cannot have that particular, means you cannot have gauge on that level whether you have high insulin or low insulin or Right. normal insulin. So at least you can see whether your HbA1c is creeping up or not on high carb diet. So if someone is taking high carbohydrate diet, then definitely you must tell him to avoid carbohydrate rather than testing fasting insulin. So test wise I would say HbA1c, but ideal one would be to avoid carbohydrate and no testing required. Okay. Next one. Big money or work satisfaction. You can say both. If you can do your work in such a way that you can make big money also, then no problem. But then first should be work satisfaction.
ideally work satisfaction, because right now what I am doing is work satisfaction. I'm not thinking about making money and becoming entrepreneur and all that kind of stuff. Yes, absolutely. 100% agree with this. Okay, lipid profile or CAC score? CAC score. Okay, this one is really funny, and I am very curious to know. Expensive marriage, simple marriage, or no marriage? I don't know, means it's kind of personal. uh, ultimately the relationship is what you and your partner have relationship with each other. That is a kind of mutual relationship is ultimately what matters. So if you are married, then you can do whatever you want, arranged marriage or simple marriage or expensive marriage, but at the end of the day you have to respect your partner and This you is have bit some regard for your partner. diplomatic. Which one you will choose in? Simple Right one, now, expensive one, or the no marriage? no, means right now what I think about marriage, considering myself, is no marriage. Right now, my mind is like that, so I cannot say anything about any It's other very thing. personal. Yeah, we take it Yeah, as a fun only. It's nothing yeah. serious. Right now it's I'm okay, like Nobody being will single tomorrow and claim, bachelor. oh, Dr. Kishle, you were saying no marriage and now you're getting married. This is not Yeah, fair. yeah. No, no. I never say कि I won't get married. I always say Yes. कि better whatever situation you are in, means you just enjoy your whatever phase you are in. There is nothing to Okay. worry about. Next one is very tricky, and I'm giving you an option. You can pass it also if you don't want to answer. Yeah, Believing in God or believing in science? believing in science. Okay. The last one. Prescribing medicine or nutritional therapy? Primarily prescribing right dietary approach, and if that patient needs any kind of drug or surgical intervention, then definitely I would go for that patient. I don't mind All using right. them. Thank you so much. That's end our second rapid fire. And trust me, I actually enjoyed it. I was waiting for this कि ऐसा कुछ हो आपके साथ कभी, क्योंकि Yes. डिटेल बहुत आंसर आपसे सुने हैं और मतलब मन करता है हमेशा सुनते रहे, बट ऐसा कुछ जहां आपको एकदम क्विक रिस्पॉन्स आए एंड यू एक्चुअली गिव वेरी वीटी आंसर्स. वी एंजॉयड Yes. दिस. Thank you so Thank you much. so much. This ends our second session. Thank you so much, Dr. Kishle, for being with us. और बहुत अच्छा लगा. वंस अगेन आपने बहुत सारी इंसाइटफुल बातें करी, साइंटिफिक चीजें जो हमें ना डॉक्टर्स ना जितने भी जनरल डाइटिशियन या इस डोमेन में जो काम करते हैं उनसे कभी नहीं सुनने मिलता. Being in this space, I am saying because it's always something new. जब भी आपको सुनते हैं तो लगता है कि हाँ आज कुछ नया होगा. और सबसे अच्छी बात अगर मुझे लगती है, व्हाई आई एम हियर विथ यू टुडे, इज कि आप जो साइंस बताते हो वो कितना फैक्चुअल हो तो हमें नहीं पता, क्योंकि सेल्यूलर लेवल पे जो चीजें हो रही है उसके ऊपर ना रिसर्च है ना हमारे पास कोई ऐसा डाटा है. लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ खुद को और अपनी टीम को कि इट इज मोर कन्विंसिंग. आपके पास दो फैक्ट्स, तो अगर कौन सी फैक्ट ज्यादा आपको कन्विंसिंग लग रही है, व्हेनेवर आई हियर यू, द काइंड ऑफ फैक्ट, द काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन यू गिव इन इज ऑलवेज मोर कन्विंसिंग, और उसका रिजल्ट आप अपनी हेल्थ से ही हम सबको दिखा रहे हैं. राइट, दैट इज द बिगेस्ट एग्जांपल आई कैन से. जो फिटनेस आपकी है या ओवरऑल जिस डाइट प्रोटोकॉल को आप फॉलो करते हो और एडवाइस करते हो अपने क्लाइंट पेशेंट को, दैट इटसेल्फ इज अ आउटकम कि जिससे हम कन्विंस हो रहे हैं कि ये डाइट, ये लाइफस्टाइल डेफिनेटली इट वर्क्स. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन. आई रियली एंजॉय द सेशन एंड लुकिंग फॉरवर्ड अगली बार कोई और नए सब्जेक्ट टॉपिक के साथ हम लोग इसी तरीके का एक और नया सेशन करेंगे. Yes. So basically, I want to tell you one thing. Yes. Everyone has their opinion, right? So जो भी लोग कहते हैं वो अपने ओपिनियन को ही कहते हैं, कोई साइंटिफिक ट्रायल नहीं है किसी भी चीज़ के पीछे. बिल्कुल. So the opinion that you resonate most with is the most scientific and most valid opinion in my mind. So if you resonate with my opinion the best, that is the most scientific. You should consider it that way. Exactly. That's it. Very well said. We have Yes. no science regarding anything related to nutrition and health. But still, whatever opinion
we all have. So you just take my opinion and you just take other one's opinion. And जिस lastly, we हिसाब can से say na, it is as simple. You know that brand called घड़ी detergent ना, they say ना पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास हाँ करे. exactly Just do it for right 3 months. हाँ अगर कोई बिल्कुल कार्निवोर प्रोटोकॉल को 3, तो they can themselves see the difference, right? उसके लिए या फिर डाटा रिसर्च या इसकी बिल्कुल जरूरत है नहीं, right? राइट राइट Absolutely. थैंक So on this note, thank you so much, Dr. Kishle. Really थैंक यू enjoyed. फॉर हैविंग मी मयूजी थैंक यू सो मच Thank you. Thank you.